हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो विद अ न्यू लेक्चर। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आज हम बहुत दिन के बाद आए हैं क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो इसलिए थोड़ा हम डिसकंटिन्यू किए थे हमारे वीडियोस को। तो आज हम देखेंगे कि नर्वस टिश्यू कैसे काम करता है, हमारा ब्रेन में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उनका फंक्शंस क्या होता है, फिर हमारा ईयर और आई पढ़ेंगे। तो आज मज़ा आएगा। तो ठीक है, हम एक छोटे से इंट्रो के साथ शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये स्टार्ट करते हैं हमारा जो न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चैप्टर है। तो उसके मेन टॉपिक्स में जाने से पहले हम पहले जानते हैं कि जो हमारा मेन नर्वस सिस्टम है वो कौन कौन से पार्ट में डिवाइडेड है। तो बेसिकली जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो है CNS जो कि है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक है PNS जो कि है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है? ये इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग में हेल्प कराता है और ये बॉडी के कंट्रोल में हेल्प कराता है। मतलब आप जानते होंगे कि हमारा ब्रेन जो है हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। तो इसीलिए हमारा जो ब्रेन है और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो CNS में लाई करते हैं। अगर हम PNS की बात करें जो कि है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वो क्या करते हैं? ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद CNS। मतलब जो भी हमारा बॉडी ऑर्गन्स और CNS के बीच में जो भी नर्व्स होंगे जो मैसेज को ट्रांसफ़र करा रहे होंगे वो PNS कंसिस्ट करता है। और जो हमारा PNS है वो भी आगे दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो है SNS और एक होता है ANS। SNS क्या होता है? जो होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो कि है ANS। SNS का काम क्या है? CNS टू स्केलेटल मसल्स में ये जो इम्पल्स होते हैं वो ट्रांसफ़र कराने में हेल्प कराता है। मैंने अभी आपको बताया कि जो PNS होते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वो क्या कराते हैं? वो मैसेज ट्रांसफ़र कराने में जो नर्व्स होते हैं उसमें हेल्प कराते हैं। तो जो भी मैसेज CNS से स्केलेटल मसल्स में जाते हैं उसे SNS हेल्प कराता है उसमें। और जो भी मैसेज CNS से इनवॉलंटरी मसल्स मतलब दो मसल्स हो जाएंगे। मैंने आपको लोकोमोशन मूवमेंट चैप्टर में पढ़ाया था कि एक तो हमारा कार्डियक मसल हो जाएगा और एक तो स्मूथ मसल हो जाएगा। तो CNS टू इनवॉलंटरी मसल्स पे जो भी इम्पल्सेस ट्रांसफ़र होंगे उसमें ANS हेल्प कराता है। अभी हम अगर ANS की बात करें तो आगे और दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है सिंपैथेटिक और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। इसका तो कुछ जैसे मेन एनसीईआरटी में ध्यान नहीं गया, सिर्फ जान लीजिए कि दो पार्ट में डिवाइड होता है। अभी हम वो नर्व्स अगर मैंने अभी आपको बताया था कि जो भी नर्व्स सिचुएटेड होते हैं वो सब PNS कंसिस्ट करता है। तो उसी नर्व्स के बारे में जानते हैं कि उनको बोलते हैं क्या है। कोई भी मैसेज अगर CNS से हमारे बॉडी टिश्यूज या फिर बॉडी ऑर्गन्स में जाते हैं, ये देखिए, तो उन्हें मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं या फिर इफरेंट फाइबर्स कहते हैं। और जो भी मैसेज हमारे टिश्यू से ऑर्गन से CNS में आते हैं उन्हें सेंसरी न्यूरॉन्स कहते हैं या फिर एफरेंट फाइबर्स कहते हैं न्यूरॉन्स। तो याद रखिए, एफरेंट फाइबर्स मतलब टिश्यूज से CNS और इफरेंट फाइबर्स मतलब CNS से टिश्यूज। अभी हम हमारे जो मेन टॉपिक है, मतलब फर्स्ट टॉपिक जिसे हम कह सकते हैं जो कि है नर्वस टिश्यू, उसमें चलते हैं। जो नर्वस टिश्यू है वो दो चीज़ों से बना है। एक तो है, यहाँ पे एक मिनट, मैं थोड़ा कलर चेंज कर दे रहा हूँ। ये तो एक न्यूरॉन, जो नर्वस टिश्यू है वो एक तो न्यूरॉन से कंसिस्ट करता है और एक न्यूरोग्लियल सेल्स। न्यूरोग्लियल सेल्स क्या होते हैं? ये सपोर्टिंग सेल्स होते हैं हमारे नर्वस टिश्यू के। तो अभी हम पहले न्यूरॉन्स के बारे में जानते हैं। जो न्यूरॉन्स होते हैं, थोड़ा कलर फिर चेंज कर ले रहे हैं। जो न्यूरॉन्स होते हैं वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम होता है। मतलब जो न्यूरॉन्स होते हैं उसके बिना न्यूरल सिस्टम कुछ काम का नहीं है। न्यूरॉन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये ट्रांसफ्यूज़न ऑफ इम्पल्स में हेल्प कराता है। ट्रांसफ्यूज़न ऑफ इम्पल्स मतलब क्या? अगर कोई भी अगर ऑर्गन या फिर कोई भी बॉडी से अगर मैसेज आ रहा है तो उसे पास ऑन करा के नेक्स्ट ऑर्गन की तरफ ये भेजते हैं। तो ये ट्रांसफ्यूज़ कराता है इम्पल्स को। इम्पल्स मतलब मैसेज, ये मैं लिख दे रहा हूँ। इम्पल्स मतलब कोई भी ऐसे मैसेज आया, अगर आपके हाथ में चोट लगा तो ये जो मैसेज सीधा आपके ब्रेन में जाता है, इसे कौन लेके जाते हैं? न्यूरॉन्स लेके जाते हैं। अभी हम जो न्यूरॉन्स हैं उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो होता है इसका सेल बॉडी और एक होता है इसके नर्व प्रोसेसेस। एक तो सेल बॉडी और एक नर्व प्रोसेसेस।
सेल बॉडी की बात करें तो उसका जो मेन बॉडी होता है सेल बॉडी कहते हैं, और सेल बॉडी के तो बहुत सारे नाम हैं। सेल बॉडी, साइटन और सोमा कह सकते हैं, पेरिकैरियन कह सकते हैं, ये के है, आपको नहीं दिख रहा होगा तो पेरिकैरियन। तो इसके बहुत सारे नाम हो जाएंगे। अगर नर्व प्रोसेसेस की बात करें तो उसमें दो ठो हमारे आते हैं, दो एग्जांपल्स आते हैं। एक तो होते हैं डेंड्राइट्स और एक होते हैं एक्सन। डेंड्राइट्स का काम क्या है, कोई भी मैसेज आया तो उसे खुद ले लेंगे, ले लेंगे और उसे पास ऑन कराएंगे एक्सॉन की तरफ, और एक्सॉन फिर नेक्स्ट डेंड्राइट की तरफ भेजेगा। तो जो हमारा मैसेज का जो ये देखिए जो मैसेज का ट्रांसफ़र जो आता है वो आता है, ये देखिए ये डेंड्राइट है, तो यहाँ से मैसेज नीचे आएगा, और ये वाला देखिए एक्सन, ये लंबा वाला एक्सन है, एक्सन से होते हुए ये नेक्स्ट जो कोई भी अगर डेंड्राइट हुआ, नेक्स्ट डेंड्राइट उसके नीचे वहाँ पास ऑन कर देगा। तो इतना ही है। जो डेंड्राइट्स होते हैं स्मॉल और ब्रांच्ड होते हैं, और एक्सन जो होते हैं लॉन्ग होते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो अभी जान लीजिए। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि इसके स्ट्रक्चर में होता क्या है, तो ये देखिए जो मैंने आपको बताया जो स्मॉल और ब्रांच्ड होते हैं सबसे ऊपर, ये जो आप देख रहे हैं इन्हें डेंड्राइट्स कहेंगे। यहाँ पे एक निसल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं, निसल्स ग्रेन्यूल्स सेल बॉडी के अंदर होता है। ये इसका काम क्या है, ये प्रोटीन सिंथेसिस कराते हैं। और आपको पता होगा कि जो RER है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल चैप्टर में आप पढ़ेंगे, तो जो RER है वो भी प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कराते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। तो कभी कभी निसल्स ग्रेन्यूल्स को RER ऑफ न्यूरॉन्स भी कहा जाता है। तो आपको पता होगा कोई भी सेल है तो उसके अंदर न्यूक्लियस तो होगा ही। तो सेल बॉडी, उसका मेन बॉडी है ये वाला, और इसके अंदर जो न्यूक्लियस है देखिए पूरा इनर मोस्ट में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अभी देखिए एक्सॉन देखिए पूरा जो लॉन्ग पार्ट है उसे एक्सॉन कहते हैं। माइलिन शीथ की बात करें तो माइलिन शीथ का काम क्या है कि माइलिन शीथ रोकता है, माइलिन शीथ हेल्प कराता है एक्सॉन में कि कोई भी आयंस जो हैं, जो उसके अंदर से आयंस अगर पास ऑन कर रहे हैं तो वो लीक ना हो। माइलिन शीथ का यही काम है कि कोई भी आयंस लीक ना हो, सब अंदर से सेफ होके जाए। और स्वान सेल्स क्या होते हैं कि स्वान सेल्स, बहुत सारे स्वान सेल्स मिलके एक माइलिन शीथ बनाते हैं। और ये देखिए ये नोड्स ऑफ रेनवियर क्या होता है। अब ये देखिए मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा दे रहा हूँ, हाँ तो जूम करके आपको दिखा दे रहा हूँ, ओह सॉरी, हाँ ये नोड्स ऑफ रेनवियर क्या होता है कि दूसरा कलर ले लेते हैं। ये देखिए ये माइलिन शीथ आप देख सकते हैं, दो माइलिन शीथ के अंदर एक गैप है, ये वाला गैप, ओहो क्या हो रहा है, ये गैप है दो माइलिन शीथ के अंदर। इसी गैप को हम क्या कहते हैं, क्या आज कोई बात ही नहीं मान रहा, मेरा दिन खराब जा रहा है। हाँ, इन्हीं दो के बीच का जो गैप है उसे नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं। कलर थोड़ा रेड कर लेते हैं। हाँ, अभी कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। कि जो हमारा साइटन है, जो हमारा मेन सेल बॉडी है, उसके अंदर सेल डिवीज़न नहीं होता, सेल डिवीज़न एब्सेंट होता है। NG एब्सेंट इन एक्सॉन। NG मतलब निसल ग्रेन्यूल्स सिर्फ सेल बॉडी के अंदर होगा, एक्सॉन के अंदर एब्सेंट होता है। अभी हम ये देखते हैं, हाँ एक्सॉन का जो साइटोप्लाज्म है उसे हम एक्सोप्लाज्म कहेंगे, और जो कवरिंग ऑफ एक्सॉन है, मतलब एक्सॉन का जो आउटर कवरिंग होता है उसे हम एक्सोलेमा कहेंगे। एक्सोलेमा आप अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि इसका आगे बहुत काम है। जो कंडक्शन पार्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वही है, कंडक्शन वाला, वो पढ़ेंगे। हाँ ये देखिए जो हमारा एक होता है न्यूरिलेमा क्या कराता है, ये न्यूरिलेमा भी एक माइलिन शीथ के आसपास होता है। ये हमारे एक्सॉन को प्रोटेक्ट कराने में हेल्प कराते हैं। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, इसका जो लास्ट वाला देखिए, जो एक्सॉन टर्मिनल है और साइनेप्टिक नोब है, इसके बारे में जान लेते हैं। एक्सॉन टर्मिनल मतलब आपको तो सुन के पता चल गया होगा कि जो भी एक्सॉन का एंड पॉइंट होगा, जो भी टर्मिनल पॉइंट होगा, उसे एक्सॉन टर्मिनल कहा गया। और साइनेप्टिक नोब क्या होता है कि साइनेप्टिक नोब के अंदर कुछ साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, और उन साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जिससे हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। इनका काम क्या है कि कोई भी अगर एक्सॉन का एंडिंग यहाँ पे है और कोई भी दूसरा न्यूरन है, तो मैंने आपको बताया था कि एक्सॉन क्या कराता है, जो भी मैसेज होता है पास ऑन कराता है। तो उसे पास ऑन कैसे कराएगा, जो भी मैसेज साइनेप्टिक, ये वाला देखिए थोड़ा जूम करके आपको दिखा दे रहा हूँ। हाँ, जो भी मैसेज साइनेप्टिक नोब के पास आएंगे वो वहाँ से वो न्यूरोट्रांसमीटर, मैंने आपको बताया, वो न्यूरोट्रांसमीटर आगे पास ऑन कर देंगे। कैसे पास करते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, ये हम जो साइनेप्स पार्ट अभी आएगा उसमें पढ़ेंगे। अब इतना जान लीजिए, थोड़ा जूम आउट कर ले रहे हैं इसको।
खाली आप इतना जान लीजिए कि जो साइनेप्टिक नोब होता है वो बल्ब लाइक होता है, इसके अंदर साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं। अभी हम माइलिनोजेनेसिस की बात करते हैं। माइलिनोजेनेसिस क्या होता है कि मैंने आपको बताया था माइलिन शीथ होता है एक्सॉन के अंदर, वो सारे एक्सॉन के अंदर नहीं होता, कुछ कुछ एक्सॉन के पास होता है, कुछ कुछ के पास नहीं होता। तो यहाँ पे पहले ये देख लेते हैं। कुछ एक्सॉन के पास माइलिन होता है तो उसे हम माइलिनेटेड एक्सॉन कहेंगे, और जिन के पास माइलिन नहीं होता उन्हें हम नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन कहेंगे। अगर माइलिनेटेड की बात करें तो उसमें तो माइलिन होगा, और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, एक तो स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाएंगे और एक क्रेनियल नर्व्स में पाए जाएंगे। सॉरी, थोड़ा साउंड आज थोड़ा सर्दी हुआ है इसलिए और सुनाई दे रहा होगा आपको। अगर हम नॉन माइलिनेटेड की बात करें जिसमें माइलिन शीथ नहीं होता, उसमें स्वान सेल्स तो होते हैं लेकिन माइलिन शीथ एब्सेंट होता है, और ये ANS मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और SNS मतलब सोमैटिक नर्वस सिस्टम उसमें पाए जाते हैं। अब हम माइलिन शीथ के बारे में थोड़ा जानते हैं। माइलिन शीथ होता क्या है। माइलिन शीथ की बात करें तो फॉस्फोलिपिड लेयर होता है अराउंड एक्सन, और उसके फंक्शंस क्या होता है, ये एक्ट्स एज इंसुलेटर एंड प्रिवेंट लीकेज ऑफ आयंस। मैंने बताया था आपको कि ये आयंस का लीकेज ना हो इसमें हेल्प कराता है। और माइलिन शीथ जो मैंने आपको बताया था सबसे पहले PNS और CNS दो होते हैं। तो अगर PNS की बात करें तो उसमें माइलिन शीथ तो स्वान सेल्स बनाता है, लेकिन अगर CNS की बात करें तो उसमें स्वान सेल्स माइलिन शीथ नहीं बनाते, उसमें बनाते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। आप सोच रहे होंगे एक नया नाम कहाँ से आ गया। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो दो चीज़ों से बना है, एक तो न्यूरॉन और एक तो न्यूरोग्लियल सेल्स। तो यही न्यूरोग्लियल सेल्स से ये बना होता है। न्यूरोग्लियल सेल्स का ही एक पार्ट है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, वो अभी हम पढ़ेंगे आगे। तो ये आप याद कर लीजिए, PNS में स्वान सेल्स, CNS में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ठीक है, तो हम न्यूरोग्लियल सेल्स की बात करते हैं। ये सपोर्टिंग सेल्स होते हैं विच फॉर्म ए पैकिंग सब्सटेंस अराउंड द न्यूरॉन्स। मैंने आपको बताया था कि एक सपोर्टिंग सेल्स होते हैं जो एक पैकिंग सब्सटेंस बनाते हैं अराउंड द न्यूरॉन्स। अभी इसके तीन पार्ट की बात करें तो एक तो है एस्ट्रोसाइट्स, एक है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एक है माइक्रोग्लियोसाइट्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स तो मैंने आपको बता दिया, ये CNS में माइलिन शीथ बनाते हैं और ये एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं। मैंने आपको एनिमल किंगडम में पढ़ाया था कि 3 तो जर्म लेयर होते हैं, तो यही है। एस्ट्रोसाइट्स की बात करें तो ये एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं, ये दोनों सेम होते हैं और ये ब्लड ब्रेन बैरियर बनाते हैं। और अगर माइक्रोग्लियोसाइट्स की बात करें तो ये मीजोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं, M से M याद कर लीजिएगा। और इसका काम क्या है, ये CNS में एक स्कैवेंजर सेल्स की तरह हेल्प कराते हैं। कोई बाहर से अगर वायरस आया कि बाहर से कुछ से एक्सटर्नल कोई प्रॉब्लम आया तो उसको ये फैगोसाइटिक वे में उसको मार देते हैं, फैगोसाइटिक के नेचर होते हैं। अभी हम जो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स हैं जो कि यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर, एपोलर और सीडोपोलर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन लास्ट में पढ़ेंगे जब हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अभी इसको थोड़ा स्किप करते हैं। तो अभी हम आ जाते हैं जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स में। तो देखिए कि मैंने आपको बताया था कि जो भी नर्वस टिश्यू है वो क्या कराता है, कोई भी अगर मैसेज या फिर कोई भी इम्पल्स आया तो उसे पास ऑन कराएगा। तो जैसे ही वो मैसेज एक्सन में आता है, यहाँ पे देखिए, तो अगर कोई भी मैसेज, ये रफ डायग्राम है एक्सन का, बहुत ही बुरा डायग्राम पता है लेकिन मैं बना दे रहा हूँ। कोई भी अगर मैसेज आया एक्सन में तो क्या कराते हैं कि जो पहला एक्सन है, जो एक्सन का पहला पार्ट है वो तो एक्साइटेड हो जाएगा। कोई मैसेज आया तो एक्साइटेड हो जाएगा और एक्साइट होते ही वो पास ऑन कर देगा वो एक्साइटमेंट, मतलब वो जो इम्पल्स है वो नेक्स्ट अपने एक्सन के पार्ट में पास ऑन कर देगा और ये मतलब उसका नेक्स्ट पार्ट एक्साइट हो जाएगा। लेकिन जो पहला पार्ट है वो रिपोलराइज हो जाएगा। रिपोलराइज मतलब क्या, वो वापस नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। तो यही सब जानने के लिए हमें जनरेशन कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स पढ़ना पड़ता है कि ये काम कैसे करते हैं, कि कोई भी मैसेज अगर आया तो एक्साइटेड कैसे होंगे, उनके अंदर काम क्या क्या होता है, बाहर पॉजिटिव होता है अंदर नेगेटिव होता है, ऐसा मतलब आयंस कौन कौन से काम करते हैं। तो यही सब जानने के लिए हमें ये टॉपिक पढ़ना पड़ता है, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो देखते हैं, अगर हम नॉर्मल सेल की बात करें, नॉर्मल सेल मतलब कुछ हुआ नहीं है, पूरा नॉर्मल सेल है। तो उसमें ये जो ब्लू कलर का आप देख रहे हैं ये एक्सोलेमा है। एक्सोलेमा क्या होता है, मैंने आपको बताया था, आउटर कवरिंग ऑफ एक्सन। मैं आपको और एक बार दिखा दे रहा हूँ, कहाँ गया, हाँ ये रहा, कवरिंग ऑफ एक्सन, एक्सोलेमा। तो यही है, जो एक्सोलेमा का आउटर लेयर है उसे हम एक्सोलेमा कहते हैं।
तो अगर एक्सोलेमा की बात करें तो एक्सोलेमा का जो नॉर्मल सेल होता है, मतलब जो नॉर्मल सेल होता है उसके जो एक्सोलेमा है उसके बाहर कलर चेंज कर देना, उसके बाहर जनरली नॉर्मल सेल में पॉजिटिव आयंस होते हैं क्योंकि उसमें Na+ प्रेजेंट होता है सेल के बाहर, और सेल के अंदर K+ तो प्रेजेंट होगा, पोटेशियम प्रेजेंट होता है, लेकिन उसके साथ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं। अगर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स हैं तो जाहिर सी बात है उसके अंदर नेगेटिव चार्ज होगा। तो नॉर्मल सेल की बात करें तो बाहर Na+ अंदर K+ होंगे, उनके साथ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होंगे, और बाहर का जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा, अंदर का चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा। अब उसके मेन टॉपिक में आ जाते हैं कि अगर रेस्टिंग स्टेज में है, अगर कोई भी सेल रेस्टिंग स्टेज में है तो उसके अंदर होता क्या है। तो देखिए जो एक्सोलेमा है उसके अंदर 2 चैनल्स होते हैं, एक तो होता है लीकी चैनल्स जो हमेशा ओपन होता है, और एक होता है वोल्टेज गेटेड चैनल्स जो हमेशा ओपन नहीं होता, जब जरूरत होता है तब ओपन होता है। तो लीकी चैनल की अगर बात करें तो लीकी चैनल हमेशा ओपन होता है। तो जो Na+ बाहर है और जो K+ अंदर है, तो क्या चाहेंगे, हमेशा अगर ओपन है तो Na+ ऐसे अंदर आने की कोशिश करते हैं, Na+ अंदर आने की कोशिश करते हैं और K+ बाहर जाने की कोशिश करते हैं। कोशिश में ये लोग कामयाब भी हो जाते हैं, Na+ अंदर जाता है और K+ बाहर चले जाता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो रेस्टिंग स्टेज में तो नहीं रहेगा, वो एक्साइटेड स्टेज में हो जाएगा। तो इसीलिए उसको वापस रेस्टिंग स्टेज में लाने के लिए एक मतलब सोडियम पोटेशियम पंप उसी सेल के अंदर इनसाइड मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही प्रेजेंट होता है। उसका काम क्या होता है कि वो 2 K+, 2 पोटेशियम को सेल के अंदर भेजता है और 3 सोडियम को सेल के बाहर भेजता है। आप ये याद करिए, 2 K+ को सेल के अंदर और 3 Na+ को सेल के बाहर भेजता है। एक ATP लगा के, मतलब एक ATP खुद यूज़ करके, खुद एनर्जी लगा के 2 K+ को अंदर 3 Na+ को बाहर, ताकि उसका जो चार्ज है और उसका जो आयंस है वो बैलेंस्ड रहे, Na+ बाहर रहे, अंदर K+ रहे, पॉजिटिव चार्ज बाहर रहे और नेगेटिव चार्ज अंदर रहे। वोल्टेज गेटेड चैनल्स का भी कुछ काम नहीं है। आप उसका जो काम आएगा अभी नेक्स्ट पार्ट में आएगा, जो कि एक्साइटिंग स्टेज में। उसका जो रेस्टिंग पोटेंशियल है, मतलब हर जो भी स्टेज होता है उसका एक पोटेंशियल होता है। ये रेस्टिंग स्टेज है तो इसका एक पोटेंशियल होगा -70 मिलीवोल्ट, ठीक है। और ये देखिए, एट द रेस्टिंग स्टेज मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पोलराइज्ड। हाँ, जो हमारा रेस्टिंग स्टेज है उसका जो मेम्ब्रेन होगा पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, आपने सुना होगा पोलराइज्ड मेम्ब्रेन। तो कोई भी अगर रेस्टिंग स्टेज में कोई सेल है तो पोलराइज्ड होगा। और जो रेस्टिंग स्टेज की बात करें तो उसमें जो K+ का परमेबिलिटी है वो मोर देन Na+ है। इसका मतलब क्या है, मैं आपको बताया था कि जो लीकी चैनल्स ऑलवेज ओपन होते हैं, Na+ अंदर आने की कोशिश करते हैं और K+ बाहर जाने की कोशिश करता है। तो K+ का बाहर जाने का जो प्रोसेस है उसका परमेबिलिटी ज़्यादा है, K+ का परमेबिलिटी ज़्यादा है Na+ की परमेबिलिटी से। मतलब K+ ज़्यादा बाहर जाता है और Na+ कम अंदर आता है। अब एक्साइटिंग स्टेज की बात करते हैं। एक्साइटिंग स्टेज मतलब कोई भी अगर मैसेज एक्सन को टच किया, एक्सन के पास आया तो एक्साइटेड हो जाएगा, मैंने आपको बताया था। तो उसके बाद में बात करते हैं। हाँ, दूसरा कलर थोड़ा ले लेता हूँ, एक कलर से बोर हो गए होंगे आप, ब्लू लेता हूँ। हाँ, अगर ये देखिए, ये तो हमारा सेल है जो हमारा एक्सोप्लाज्म है, एक्सोलेमा सॉरी। तो उसके ऊपर एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आता है। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्या होता है कि कोई भी अगर मैसेज आया तो उसे थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहेंगे। और ये मैसेज जो होगा वो -55 to -60 मिलीवोल्ट का होगा हमेशा। और जैसे ही थ्रेशोल्ड स्टिमुलस वो हमारे एक्सोलेमा को टच करेगा, कि एक्सोलेमा के पास भी आएगा, तो क्या होगा कि हमारा जो वोल्टेज गेटेड चैनल है, यहाँ पे एक वोल्टेज गेटेड चैनल होता है, वो ओपन हो जाएगा। और वो ओपन होते ही हमारा जो Na+ है वो अंदर आ जाएगा, Na+ अंदर आ जाएगा। और Na+ अंदर आने को हम क्या कहेंगे, इनफ्लक्स ऑफ Na+। अंदर आने को इन कहेंगे, तो इनफ्लक्स ऑफ Na+। और जैसे Na+ अंदर आ जाएगा तो नीचे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और ये डीपोलराइज स्टेट हो जाएगा। हमारा जो एक्साइटिंग स्टेज को इसलिए हम डीपोलराइजेशन कहते हैं, क्योंकि ये डीपोलराइज स्टेट में होता है। और जो एक्शन पोटेंशियल है वो +30 to +40 मिलीवोल्ट का होता है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन सा डायग्राम बना हुआ है हमारे न्यूरल सिस्टम का, तो थोड़ा इग्नोर करिएगा, सिर्फ बताने के लिए लाया गया कि ये देखिए, तो हमारा सेल बॉडी है। सेल बॉडी से कोई भी मैसेज अगर आया तो ये एक एक्सन के पास जाएगा, एक एक्सन एक्साइटेड हुआ वो दूसरे को एक्साइटेड करेगा, लेकिन खुद रीपोलराइज हो जाएगा। फिर ऐसे ही ये आगे पास ऑन होता रहता है
आगे पास ऑन होते ही ये ऐसे सिनेप्टिक नोब से बाहर चले जाता है। ये बताने के लिए ये बहुत ही बेहतरीन सा डायग्राम लेके मतलब आया था। अभी हम रीपोलराइजेशन की बात करते हैं। रीपोलराइजेशन क्या होता है कि उसको नॉर्मल स्टेट में वापस लाना है, उसको वापस से रेस्टिंग स्टेज में लाना है ताकि वो रीपोलराइज हो सके, वो वापस से नॉन एक्साइटेड हो सके। इसमें क्या होता है कि रिपोलराइजेशन जब होता है तो K प्लस जो होता है वो बाहर चले जाता है, और जैसे ही K प्लस बाहर जाता है तो चार्ज तो सेम हो जाता है कि बाहर ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, मतलब चार्ज सेम हो जाएगा, लेकिन आयंस तो अलग हो जाएंगे ना। मतलब सेल के बाहर K प्लस हो गया और सेल के अंदर Na प्लस तो पहले से ही था, वो हमारे ये एक्साइटेड स्टेज में। उसमें अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो और एक बार बता दे रहा हूँ। नॉर्मल स्टेज में बाहर Na प्लस था और अंदर K प्लस था, लेकिन वो लीकी चैनल की वजह से Na प्लस बाहर चले जाता था, सॉरी Na प्लस अंदर आ जाता था और K प्लस बाहर चले जाता था। इसलिए सोडियम पोटेशियम पंप Na के पंप की वजह से, हाँ सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से दो पोटेशियम को सेल के अंदर और 3 सोडियम को सेल के बाहर भेजा जाता था। एक्साइटेड स्टेज की बात करें तो उसमें पोटेशियम का कुछ नहीं होता था। उसमें क्या होता था, उसमें सिर्फ Na प्लस सेल के बाहर से सेल के अंदर आ जाता था, और हमारा किससे आता था, वोल्टेज गेटेड चैनल से। और इसी के लिए उसका जो ये देखिए उसका जो चार्ज है वो चेंज हो जाता था, बाहर नेगेटिव हो जाता था, अंदर पॉजिटिव हो जाता था। होगा ये Na प्लस अगर अंदर आ गया तो अंदर पॉजिटिव हो जाएगा ना। और अगर रिपोलराइजेशन की बात करें तो इसमें K प्लस जो होता है वो बाहर चले जाते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल से, और जैसे ही K प्लस बाहर चले जाएगा चार्ज तो सेम हो जाएंगे, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, लेकिन आयंस तो अलग अलग हो गए ना कि बाहर K प्लस हो गया अंदर Na प्लस हो गया। तो उसे वापस ठीक करने के लिए फिर सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है कि अंदर 2 K प्लस भेजता है, बाहर 3 Na प्लस भेजता है, एक ATP खर्च करके। और इसमें इफ्लक्स ऑफ K प्लस हुआ, मतलब ये K प्लस सेल से बाहर गया तो इसलिए इफ्लक्स ऑफ K प्लस हुआ, और वहाँ पे Na प्लस अंदर आ रहा था सेल के, तो इनफ्लक्स ऑफ Na प्लस। तो आपने ये जाना कि जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो कहाँ कहाँ काम देता है, एक तो रेस्टिंग स्टेज में, और एक कहाँ देंगे, एक रीपोलराइज स्टेज में, रीपोलराइज स्टेज। ठीक है, अभी हम इसका एक ये देख लेते हैं, क्या बोलते हैं, इसका एक ग्राफ देख लेते हैं कि ये देखिए नॉर्मल स्टेज की, अगर रेस्टिंग स्टेज की बात करें तो मैंने आपको बताया था वो -70 मिली वोल्ट होता है। यहाँ पे और एक बार देख लीजिए, हाँ रेस्टिंग स्टेज में जो हमारा कितना मिली वोल्ट होता है, 70 मिली वोल्ट होता है। तो यही यहाँ पे दिखाया गया, -70 मिली वोल्ट से नॉर्मली स्टार्ट होता है, फिर वो ऊपर जाता है। ऊपर कहाँ जाता है, ये एक्साइटेड स्टेज में जाता है, इनफ्लक्स ऑफ Na प्लस होता है, कहाँ तक जाएगा, +30 मिली वोल्ट। और एक बार देख लीजिए आप, ये रहा, हाँ +30 मिली वोल्ट। ये देखिए +30 मिली वोल्ट किसका होता है, एक्साइटिंग स्टेज का। +30 मिली वोल्ट हुआ, इनफ्लक्स ऑफ Na प्लस हुआ, फिर वो नीचे आते 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 कहाँ आ जाएगा, वो हमारे रीपोलराइज स्टेट में आ जाएगा। रीपोलराइज में क्या होगा, वो वापस रेस्टिंग स्टेज में आ जाएगा, और इसमें इफ्लक्स ऑफ K प्लस होता है, K प्लस हमारा बाहर जाता है -70 में। लेकिन कुछ केसेस में ये नॉर्मल स्टेट से भी और नीचे आ जाता है, -70 से -90 में आ जाता है, तो इसीलिए इसे हाइपर पोलराइजेशन कहते हैं। ये बहुत ही कुछ कुछ केस में होता है, हमेशा नहीं होता। इसलिए अगर वो वापस अगर और नीचे आ गया, मतलब से -70 से और नीचे चला गया, तो -90 मिली वोल्ट में, ये माइनस है, तो उसे हाइपर पोलराइजेशन कहते हैं। ये मिली वोल्ट है, ये सब मिली वोल्ट में लिखा गया। ठीक है, अभी हम एक और कंडक्शन की बात करते हैं, सेल्टेटरी कंडक्शन, जिसे हम फर्स्ट कंडक्शन भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है, मतलब अभी हमने जो भी कंडक्शन के बारे में पढ़ा वो सब नॉन माइलिनेटेड के बारे में पढ़ा हमने नॉन माइलिनेटेड में अभी हमने जो भी पढ़ा वो नॉन माइलिनेटेड का था। लेकिन हम माइलिनेटेड एक्शन की बात करें, ये देखिए ये सेल बॉडी से कोई भी अगर इम्पल्स आया, अगर माइलिनेटेड की बात करें तो माइलिन के अंदर से नहीं आता, तो माइलिन को ऐसे कूद के उसके बीच में जो हमने पढ़ा था, जो स्पेस होता है, क्या पढ़ा था हमने, देख लीजिए आप, कहाँ गया, हाँ जो हमारा नोड ऑफ रेनबियर होता है, वहाँ से कूद के वापस चले जाता। आपने क्रिस मूवी देखा होगा, क्रिस मूवी में कैसे वो जो हमारा मेन हीरो होता है, मेन एक्टर जो होता है, वो उसे कूद के जाता है, तो इसीलिए वो जल्दी पहुंचता है, स्पीड उसका ज़्यादा होता है, इसलिए इसे फास्ट कंडक्शन भी कहते हैं। कि वो जो हमारा माइलेज होता है उसे स्किप करके वो सब नोड ऑफ रेनवियर से ऐसे कूद के वो जो भी इम्पल्स होता है वो आगे चले जाता है।
इसीलिए इसे फास्ट कंडक्शन फिर सैल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं। बस इतना ही था। यहाँ पे भी एक डायग्राम मैं बना दे रहा हूँ। हाँ, इसमें भी ऐसे ही जाएगा। ठीक है, अभी हम साइनैप्स में आ जाते हैं। साइनैप्स मैंने आपको बताया था कि जो साइनेप्टिक नोब है उसी के साथ हमारा जो भी पास ऑन होता है, जो भी इम्पल्स वो साइनेप्टिक नोब से आगे जाता है। तो ये देखते हैं पहले, ये देखिए, ए नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर थ्रू जंक्शन कॉल्ड साइनैप्स। मैंने आपको बताया था कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाने के लिए जो बीच में गैप होता है उसे साइनैप्स कहते हैं। ठीक है, साइनैप्स किससे बना होता है? एक तो प्री साइनेप्टिक सेल, एक साइनेप्टिक क्लेफ्ट और एक पोस्ट साइनेप्टिक सेल। ये क्या होता है? ये देखिए, ये दो ठो नर्व, ये जो प्री लिखा है और ये जो प्री लिखा है, पोस्ट लिखा है, ये दो ठो न्यूरॉन्स के साइनेप्टिक नोब है। ये वाला एक न्यूरॉन का साइनेप्टिक नोब और दूसरा न्यूरॉन का साइनेप्टिक नोब, और दोनों के बीच में जो गैप है वो है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अगर प्री की बात करें तो प्री तो एक न्यूरॉन होगा, मतलब जो प्री साइनेप्टिक सेल है वो तो एक न्यूरॉन होगा। लेकिन अगर पोस्ट की बात करें तो कुछ भी हो सकता है। वो दूसरे न्यूरॉन का सेल बॉडी भी हो सकता है, दूसरे न्यूरॉन का एक्सन भी हो सकता है, दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट भी हो सकता है। मतलब एक न्यूरॉन का जो हमारा साइनेप्स होता है या फिर साइनेप्टिक नोब होता है, वो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में भी जा सकता है, दूसरे न्यूरॉन के वो सेल बॉडी में भी जा सकता है, दूसरे न्यूरॉन के वो एक्सन में भी जा सकता है, तो कहीं से भी जा सकता है। और ये देखिए, अगर वो हमारा जो मैसेज है, जो इम्पल्स है, वो अगर साइनेप्टिक नोब से सेल बॉडी में गया तो एक्सोसोमेटिक, क्योंकि सोमा कहते हैं सेल बॉडी को। अगर एक्सन में गया तो एक्सोनिक, और अगर डेंड्राइट में गया तो एक्सोडेंड्रेटिक। तो इतना है। ये आपके थोड़ा एनसीईआरटी के बाहर का है, एनसीईआरटी में तो है नहीं इतना, लेकिन आप थोड़ा याद कर लीजिएगा, अच्छा होगा। हाँ, इसका जो मेन डायग्राम है ये थोड़ा समझ लेते हैं। ये देखिए, ये वाला एक्सन है ऊपर का पार्ट, उसके नीचे साइनेप्टिक नोब होता है, मैंने आपको बताया था। हाँ, ये एक्सॉन टर्मिनल है। एक्सॉन टर्मिनल के नीचे क्या होता है? साइनेप्टिक नोब। साइनेप्टिक नोब के अंदर साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, ये वाला साइनेप्टिक वेसिकल्स, और ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट। मतलब ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? ये दूसरे एक न्यूरॉन का कोई एक पार्ट है, मतलब कोई दूसरे एक न्यूरॉन का साइनेप्टिक नोब भी हो सकता है, सेल बॉडी भी हो सकता है। तो उसके पास एक रिसेप्टर्स होते हैं, जो रिसेप्टर जो न्यूरो ट्रांसमीटर होता है, मैंने आपको बताया था, जो हमारा साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। हाँ, इसके अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर होता है, ये हमारा साइनेप्टिक नोब, उसके अंदर साइनेप्टिक वेसिकल्स, उसके अंदर ये वाला उसके अंदर हमारा न्यूरो ट्रांसमीटर होंगे। तो जो दूसरा जो न्यूरॉन होगा उसके अंदर रिसेप्टर्स होते हैं। तो जो भी हमारा न्यूरो ट्रांसमीटर बाहर आएंगे वो इन्हीं रिसेप्टर से जुड़ जाएंगे, और जुड़ के वो दूसरे न्यूरॉन में पास ऑन हो जाएंगे। ये तो बात हुआ केमिकल, जो हमारा केमिकल साइनैप्स की। लेकिन इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल में क्या होता है कि कोई भी अगर मैसेज आया तो उसे डायरेक्टली पास हो जाता है, उसको कोई भी कोई भी रिसेप्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्ट पास ऑन हो जाता है। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये हमारा केमिकल का है। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे जो भी हमारा आता है, जो भी हमारा न्यूरोट्रांसमीटर आता है, वो रिसेप्टर से जुड़ के जाता है, तो इसलिए केमिकल वो डायरेक्ट नहीं जाता। तो इतना ही है साइनैप्स तो। और ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन ये ऊपर वाला, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन नीचे वाला, और साइनेप्टिक क्लेफ्ट ये बीच का जो स्पेस है, मैंने आपको बताया था, सब तो मैंने आपको बता दिया है। और ये तीनों को मिला के साइनैप्स बनता है। ठीक है, इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक इलेक्ट्रिकल एक केमिकल। तो इसका कुछ डिफरेंस हम लोग जान लेते हैं इलेक्ट्रिकल और केमिकल के बारे में। इलेक्ट्रिकल हाँ, इलेक्ट्रिकल फास्ट होता है, केमिकल स्लो होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में से डायरेक्टली चले जाता है, डायरेक्टली जो मैसेज या फिर कोई भी इम्पल्स होते हैं वो पास ऑन हो जाता है। लेकिन केमिकल में न्यूरो ट्रांसमीटर की ज़रूरत पड़ती है। न्यूरो ट्रांसमीटर एक न्यूरॉन से आता है, फिर दूसरे न्यूरॉन के कोई भी रिसेप्टर से जुड़ेगा, तो बहुत समय लग जाएगा। तो ये स्लो होता है, ये फास्ट होता है। ठीक है, जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट की बात करें तो जो इलेक्ट्रिकल है उसमें साइनेप्टिक क्लेफ्ट बहुत छोटा होता है, 0.2 नैनोमीटर का होता है। लेकिन जो केमिकल की बात करें, केमिकल में जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट मतलब जो उसका बीच का स्पेस, वो मोर देन 20 नैनोमीटर का होता है। इसीलिए इलेक्ट्रिकल फास्ट होता है, क्योंकि उसके बीच में स्पेस बहुत कम होता है, और इसीलिए वो जल्दी से पास ऑन कर जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता। लेकिन केमिकल में बहुत
ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि उसमें साइनेप्टिक क्लेफ्ट ज़्यादा बड़ा होता है। ज़्यादा बड़ा होने के कारण उसमें सब न्यूरोट्रांसमीटर को टाइम लगता है दूसरे के रिसेप्टर से जुड़ने के लिए। इसमें न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्टिक क्लेफ्ट, हाँ मेरे को पता था, न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है वो केमिकल में प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रिकल में एब्सेंट होता है, जो इसमें डायरेक्ट चले जाता है। ऑकरेंस इन बॉडी की बात करें तो केमिकल बहुत ज़्यादा मिलते हैं हमारे बॉडी में, लेकिन इलेक्ट्रिकल रेयर इन आवर बॉडी, बहुत कम मिलते हैं। साइनेप्टिक डिले की बात करें तो इलेक्ट्रिकल में एब्सेंट होता है, जिसमें डिले नहीं होता, बहुत जल्दी जल्दी चले जाता है। केमिकल की बात करें तो इसमें डिले होता है, स्लो प्रोसेस है। ये एक ही चीज़ को बहुत तरीके से लिखा गया ताकि वो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन है आप उसे टैकल कर पाएँ। और अगर ब्लॉकिंग की बात करें तो इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे न्यूरोट्रांसमीटर मतलब जो हमारा केमिकल साइनेप्स है उसे न्यूरोट्रांसमीटर कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी हमने इतना जान लिया, हमारा जो नर्वस टिश्यू पार्ट है वो ख़त्म हो रहा है। अभी हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा ब्रेन, उसमें चलते हैं। तो अभी हम ह्यूमन ब्रेन के बारे में जानेंगे। इसको पहले थोड़ा जूम आउट कर दे रहा हूँ, बहुत जूम हो गया है, दिख नहीं रहा होगा आपको। हाँ, तो ह्यूमन ब्रेन के बारे में जानेंगे। ह्यूमन ब्रेन में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उसका काम क्या क्या होता है, तो उसके बारे में जानेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं ह्यूमन ब्रेन। इसके अगर पहले प्रोटेक्शन की बात करते हैं कि हमारा ह्यूमन ब्रेन प्रोटेक्ट किस किस से है। एक तो हमारा स्कल मतलब हमारा जो क्रेनियल नर्व्स है, मतलब क्रेनियल नर्व्स तो नहीं, और जो क्रेनियल बोन है, फिर हमारा जो फेशियल बोन है, मैंने आपको पढ़ाया था लोकोमोशन मूवमेंट चैप्टर में। तो स्कल से तो एक तो हमारा प्रोटेक्टेड है हमारा ब्रेन। एक और चीज़ से प्रोटेक्टेड है वो है मेनिंजेस। मेनिंजेस क्या होता है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन के पूरा इन कॉन्टैक्ट में एक लेयर होता है जिसे हम पायामीटर कहते हैं। पायामीटर इन कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है। उसके ठीक साइड में एक स्पाइडर वेब जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम एरेक्नोइड कहते हैं। और आपको अगर नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ कि स्पाइडर को भी एरेक्नोइड ही कहा जाता है, इसीलिए इसको एरेक्नोइड नाम दिया गया। और उसके पूरा आउटर लेयर में, ब्रेन के पूरा आउटर लेयर में कवरिंग होता है जिसे हम ड्यूरामीटर कहते हैं, जो कि हार्डेस्ट होता है। हार्डेस्ट सबसे ड्यूरामीटर होता है। तो पायामीटर, एरेक्नोइड, ड्यूरामीटर। अगर हम ये क्या लिखा है पैड डेप, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आप इनर टू आउटर की बात करें तो आप इसे पैड से याद कर सकते हैं। अगर आप आउटर टू इनर आप याद करना चाहें, अगर आउटर टू इनर याद करना अगर चाहें तो इसे डेप से याद कर सकते हैं। तो ठीक है, अभी हम देखते हैं कि जो हमारा पायामीटर, एरेक्नोइड और ड्यूरामीटर है उसके अंदर कुछ कैविटीज़ होते हैं। पूरा लग के तो नहीं होगा, कुछ तो बीच में गैप होगा। उन्हीं गैप के बीच में दो ठो कैविटीज़ है। एक होता है सब एरेक्नोइड, जो कि पायामीटर, जो कि कलर थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ, हाँ, क्योंकि पायामीटर और एरेक्नोइड के बीच सब एरेक्नोइड प्रेजेंट होगा, और एरेक्नोइड और ड्यूरामीटर के बीच सब ड्यूरल प्रेजेंट होगा। और इसी सब एरेक्नोइड के बीच में, सब एरेक्नोइड के आसपास के बीच में CSF प्रेजेंट होता है। CSF मतलब क्या? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या करता है, उसका फंक्शन क्या है? ये प्रोवाइड बायोन्सी टू द ब्रेन। मतलब हमारा जो ब्रेन है, अगर आप ब्रेन को कहीं ठोकर मार दें कि ब्रेन में कुछ लग गया, तो उसमें उसको बचाने में हेल्प कराती है, क्योंकि थोड़ा फ्लूइड नेचर का होता है, क्योंकि फ्लूइड है। और ये हमारे ब्रेन को बायोन्सी प्रोवाइड कराता है, इसलिए ब्रेन हैवी नहीं लगता, ब्रेन थोड़ा लाइट वेट का लगता है। ये भी उसका एक फंक्शन है। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? एक तो हमारा सब एरेक्नोइड में तो पाए जाएंगे ही, दूसरा कलर ले रहा हूँ, हाँ, ये तो हमारा सब एरेक्नोइड में तो पाए जाएंगे। उसके साथ साथ ब्रेन के अंदर के जो वेंट्रिकल्स होते हैं उसमें पाए जाएंगे। वेंट्रिकल्स कहाँ कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी आप जान लीजिए, ये जो CSF है वो वेंट्रिकल्स के अंदर होंगे, और वेंट्रिकल से होते हुए बाहर आके वो सब एरेक्नोइड में भी प्रेजेंट होंगे। हाँ, ये देखिए, ये ब्रेन का एक डायग्राम है, बहुत अच्छा डायग्राम है। तो ये एनसीटी का डायग्राम है, तो ये हम देखेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं ब्रेन के। हाँ, तो ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक तो है हमारा फोर ब्रेन, एक मिड ब्रेन और एक हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन मतलब हमारा जो हमारा आगे का पार्ट है। मिड ब्रेन मतलब बीच का, यहाँ पे जो बीच में है वो मिड ब्रेन, और पीछे की बात करें तो है हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में क्या क्या आते हैं एक सेरिब्रम, जो कि हमारा लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, ठीक है। और एक होता है डायंसिफेलॉन, और एक होता है ऑल्फैक्टरी लोब्स। ऑल्फैक्टरी लोब्स के बारे में जानना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम सिर्फ फोर ब्रेन में सेरिब्रम और डायंसिफेलम के बारे में जानेंगे।
और फिर डायनसिफेलॉन भी 3 पार्ट डिवाइड होता है, एक होता है थैलेमस, एक होता है हाइपोथैलेमस, एक होता है एपिथैलेमस। हाइपोथैलेमस, थैलेमस, एपिथैलेमस। मिड ब्रेन की बात करें तो इसमें 2 ठो आते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो कि ऑप्टिक ग्लोब्स होता है। ऑप्टिक ग्लोब्स मतलब आप जो देख पा रहे हैं उसका जो भी मैसेज आता है आपको देखने के लिए वो मिड ब्रेन हेल्प कराता है। और एक होता है क्रूरा सेरेब्री, क्रूरा सेरेब्री, इसके बारे में जानेंगे जब हम मिड ब्रेन में पढ़ेंगे। हिंड ब्रेन की बात करें तो इसमें सेरिबेलम आता है जो कि सेकेंड लार्जेस्ट होता है। सेरिब्रम के बाद आता है एक पॉन्स और एक आता है मेडुला ऑब्लिंगाटा। इस सब के फंक्शंस के बारे में हम जानेंगे धीरे धीरे जब हम उसके और डीप जाएंगे। तो उससे पहले जानने से उसके मतलब उतना तो जाने से पहले ये बहुत ही बेहतरीन सा डायग्राम है ब्रेन स्टेम का, जो मुझे भी नहीं दिख रहा कैसा बेहतरीन है, लेकिन थोड़ा पढ़ लेते हैं इससे। कि देखिए जो हमारा ब्रेन स्टेम होता है वो 3 चीज़ों से कंसिस्ट करता है, एक मिड ब्रेन, एक पॉन्स और एक मेडुला। ब्रेन स्टेम होता क्या है कि जो हमारा ब्रेन है उसको एक ट्री से डिनोट किया गया, जो उसका जो मेन ब्रांच है जिससे पूरा हमारा ये देखिए अब ये पूरा ब्रेन जिसे कंसिस्ट किया है, जिससे ऊपर लाया क्या है, वो मिड ब्रेन है, पॉन्स है और मेडुला है, जो कि पूरा बीच के लाइन में लाया करते हैं, इसलिए उसे ब्रेन स्टेम कंसिस्ट किया गया। अब उसके फर्स्ट पार्ट हमारा जो 4 ब्रेन का है जो कि सेरिब्रम, उसमें जाते हैं। जो सेरिब्रम है वो 2/3 पार्ट ऑफ द ब्रेन पूरा कवर करके रखा है, ठीक है। और उसका सेरिब्रम का 2 लेयर है, एक है आउटर लेयर, एक है इनर लेयर। आउटर लेयर को ग्रे मैटर कहते हैं, इनर लेयर को हम वाइट मैटर कहते हैं। ग्रे मैटर थोड़ा ग्रे से अपीयरेंस का होता है, वाइट मैटर वाइट अपीयरेंस का होता है। लिखा नहीं गया, लिख ले रहा हूँ, वाइट अपीयरेंस, ठीक है। हाँ तो ठीक है। और ये जो ग्रे मैटर है इसे हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, और जो वाइट मैटर इसे हम सेरिब्रल मेडुला कहते हैं। कॉर्टेक्स और मेडुला क्या है ये हम अच्छे से पढ़ेंगे हमारे एक्सक्रीशन चैप्टर में, अभी हम वो भी आएगा, हम नेक्स्ट लेक्चर से अभी कभी एक तो लाएंगे। अब इतना याद करिए कि कोई भी चीज़ अगर आउटर में है तो उसे कॉर्टेक्स कहते हैं, और कोई भी चीज़ अगर इनर में है उसे मेडुला कहते हैं। इसलिए हम वाइट मैटर को मेडुला और ग्रे मैटर को कॉर्टेक्स। सेरिब्रल क्यों कहा गया, क्योंकि जाहिर सी बात है हम सेरिब्रम पढ़ रहे हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल मेडुला। अभी हम थोड़ा ग्रे मैटर के बारे में जान लेते हैं कि जो ग्रे मैटर है, फिर जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वो 6 लेयर का होता है, और इसमें प्रोमिनेंट फोल्ड्स या फिर प्रोमिनेंट रीजस होते हैं। ये क्या होते हैं थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फोल्डिंग्स होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसे नीचे फोल्डिंग्स हो गया है, कुछ ज़्यादा फोल्ड्स हो गए हैं, तो इसे हम प्रोमिनेंट फोल्डेड या फिर रीजस कहते हैं। जो भी ऊपर फोल्ड हुआ है उसे हम जायराई कहते हैं, और जो भी नीचे फोल्ड हुआ है उसे सल्काई कहते हैं। और कुछ में से ज़्यादा फोल्ड हो गया होता है, इसे हम क्या कहते हैं, फिजियर। और एक तो साइंटिफिक फैक्ट है कि जिसके अंदर जायराई और सल्काई सबसे ज़्यादा होंगे वो बहुत ही इंटेलिजेंट हो जाएगा। इसे हम बढ़ा नहीं सकते, ये जेनेटिक होता है, लेकिन ये माना गया है कि हमारे पूरे वर्ल्ड में एल्बर्ट आइंस्टाइन, आपको तो पता होगा, उनके अंदर ये जायराई सल्काई सबसे ज़्यादा था, इसलिए वो बहुत इंटेलिजेंट थे। ये कुछ फैक्ट्स हैं, आप याद कर सकते हैं। हाँ, अभी हम ग्रे मैटर के बारे में और थोड़ा जानते हैं कि जो ग्रे मैटर का थिक लेयर होता है उसे हम नियोपैलियम या फिर पैलियम कहते हैं। और ग्रे मैटर के 3 एरियाज होते हैं, एक सेंसरी एरिया, एक मोटर एरिया और एक एसोसिएशन एरिया। सेंसरी एरिया क्या करता है, वो मैसेज को रिसीव करता है, मोटर एरिया मैसेज को सेंड करता है, और एसोसिएशन एरिया क्या होता है कि जिसमें सेंसरी एरिया और मोटर एरिया नहीं पाए जाते उसमें एसोसिएशन एरिया पाए जाते हैं। और इसका काम क्या होता है, ये मेमोरी को याद रखने में हेल्प कराता है, इंटर सेंसरी एसोसिएशन में हेल्प कराता है, जो कि हमारा कम्युनिकेशन है उसमें हेल्प कराता है। ठीक है, हमने इतना तो जान लिया। ये तो हमारा 4 ब्रेन पढ़ रहे हैं, तो 4 ब्रेन के में हमने सेरिब्रम पढ़ा, उसका हमने ग्रे मैटर पढ़ लिया। फिर उसके वाइट मैटर की तरफ आते हैं कि जो वाइट मैटर है, फाइबर्स ऑफ द ट्रैक्ट आर कवर्ड विद द माइलिन शीथ। तो वाइट मैटर वो माइलिन शीथ से कवर होता है, और जो वाइट मैटर है वो इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, मैंने आपको तो बता दिया, इनर पार्ट होता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर का। सेरिब्रल हेमिस्फीयर मतलब जो हमारा सेरिब्रम है उसका उसको एक हेमिस्फीयर के हिसाब से लिया गया, उसका इनर पार्ट को हम क्या कह रहे हैं, वाइट मैटर कह रहे हैं। देखिए इतना बेहतरीन सा डायग्राम आपके लिए लाया गया है, जो हमारा 4 ब्रेन का, कभी देखा नहीं होगा ऐसा डायग्राम। तो देखते हैं, ये देखिए सेरिब्रल हेमिस्फीयर, इसको एक हेमिस्फीयर के हिसाब से लिया गया। आउटर लेयर है जायराई सल्काई है,
और बीच में एक फीसियर है सबसे बड़ा वाला, और यहाँ पे जायरेक्ट सेल का ही है। तो इसको इसके हिसाब से बनाया गया है। तो कॉर्पस कैलोसम, इसके मतलब कॉर्पस कैलोसम में ऐसा टॉपिक है, फिर ऐसा एक टर्म है जिससे क्वेश्चन बहुत सारे, मैं गिन नहीं सकता, इतने सारे क्वेश्चन नीट में आ चुके हैं। तो जो कॉर्पस कैलोसम है वो क्या करता है कि दो जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ये वाला एक हेमिस्फीयर लिया गया, ये वाला एक हेमिस्फीयर लिया गया, जो दो तो हेमिस्फीयर है उनको कौन जोड़ के रखा है, उनको जोड़ के रखा है कॉर्पस कैलोसम। ये वाला एनसीईआरटी में दिया गया नहीं गया, लेकिन उसके जो डायग्राम है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ब्रेन का डायग्राम। ये देखिए कॉर्पस कैलोसम, ये क्या करता है, ये देखिए ये वाला दो तो हेमिस्फीयर को जोड़ के रखता है। ठीक है, तो जान लिया। अभी हम थैलेमस की बात करते हैं। थैलेमस जो होता है वो 80% ऑफ डायनसेफेलॉन होल्ड करके रखता है। अभी हम डायनसेफेलॉन में आ चुके हैं, हमारा सेरिब्रम खत्म हो गया। तो जो थैलेमस है वो एक्ट एज रिले सेंटर हेल्प कराता है। रिले सेंटर मतलब आपने रिले रेस तो देखा होगा कि एक पर्सन है, फिर एक एथलीट दौड़ रहा है एक डंडी पकड़ के, वो जो पास ऑन करते हैं एक नेक्स्ट जो एथलीट है वो फिर आगे दौड़ता है, वो पकड़ के वो डंडी मतलब आप जो भी बोलते हैं उसे। ठीक है, तो इसलिए रिले सेंटर हेल्प करते हैं। ये क्या कराता है कि ये बीच में होता है। अगर सेरिब्रम से कोई भी मैसेज अगर नीचे आया, दूसरा कर ले लेते हैं पूरा, ये हो गया। सेरिब्रम से कोई भी अगर नीचे आया कोई मैसेज, तो ये उसे वापस तो नहीं, उसे पास ऑन करा के उसे हाइपोथैलेमस में भेज देता है। थैलेमस क्या करता है, सेरिब्रम से कोई भी मैसेज आया तो उसे खुद लेके उसे पास ऑन करा देता है हमारे हाइपोथैलेमस में। इसलिए रिले सेंटर की तरह ये करता है, मतलब एक्ट करता है। ये सेरिब्रम से कवर्ड होता है और ये सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग में भी हेल्प कराता है। हाइपोथैलेमस की बात करते हैं। ये बेस ऑफ थैलेमस में प्रेजेंट होता है, थैलेमस के ठीक नीचे हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है और इसके बहुत सारे काम होते हैं। आपको जो भी हंगर लगता है, आपको भूख लगती है, आपको प्यास लगती है, थ्रस्ट सेंटर, हंगर सेंटर। तो आपको अगर आपने बहुत ज़्यादा खा लिया है, अगर आप खा नहीं सकते, आप सेटिस्फाई हैं, तो सेटिस्फैक्टरी सेंटर होता है। ये आपका एंडोक्राइन सिस्टम आपका हार्मोन्स बनाने में हेल्प कराता है। ठीक है, आपके नर्व सिस्टम को इम्प्रूव करने में हेल्प कराता है। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट थर्मोरेगुलेटरी सेंटर, मतलब इसका काम क्या है कि अगर आपके बॉडी टेम्परेचर को ये नॉर्मल करने में हेल्प कराता है। अगर आप कोई ठंडी एरिया में गए, बर्फ़ी एरिया में गए, तो वहाँ पे आपके बॉडी टेम्परेचर को ये गर्म कराएगा, थोड़ा नॉर्मलाइज कराएगा, तो उसमें हेल्प कराता है। ये बिहेवियर एंड इमोशन आपका बॉडी के अंदर, आपके माइंड के अंदर ये हेल्प कराता है उसको कंट्रोल करने में। सेक्सुअल डिज़ायर में भी है, मतलब ये हाइपोथैलेमस सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ाने में हेल्प करता है। अभी हम इसी हाइपोथैलेमस में एक और सिस्टम आता है जो कि लिम्बिक सिस्टम, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये होता है इमोशनल ब्रेन। इमोशनल ब्रेन मतलब लिम्बिक सिस्टम जो है वो दो पार्ट से, मतलब उसके दो कंपोनेंट्स हैं। एक तो है एमिगडाला और एक है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस की पहले बात करते हैं। तो आपको जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में बनाने में ये हेल्प कराता है। मतलब अगर आपने आज कुछ पढ़ा, कुछ अपने बायो का, आज आप जैसे ये पढ़ रहे हैं, ये न्यूरल कॉन्टेंट कोऑर्डिनेशन, तो आप ये पढ़ने के बाद अगर आप एनसीईआरटी वापस पढ़ेंगे तो शॉर्ट टर्म मेमोरी होगा, लेकिन अगर उसको बहुत दिन तक याद रख पाएंगे नीट एग्जाम तक आपके, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चेंज हो जाएगा। तो इसलिए शॉर्ट टर्म मेमोरी तो लॉन्ग टर्म मेमोरी कौन चेंज करता है, कौन सेव करता है, हिप्पोकैम्पस। एमिगडाला की बात करें तो आपका फियर टू एग्रेशन में जो चेंज होता है, आपका बिहेवियर चेंज, उसमें एमिगडाला हेल्प कराता है। मानो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप किसी चीज़ से डर रहे हैं, लेकिन आप बहुत दिन से उस डर के पक गए, आपको उसे गुस्सा आया उसके ऊपर, तो जो फियर टू एग्रेशन के ऊपर उसको चेंज हुआ, तो वो एमिगडाला कराता है। और लिम्बिक सिस्टम का और भी कुछ फंक्शंस हैं, जैसे कि एक्साइटमेंट, आपका जो एक्साइटमेंट बढ़ने में जो बढ़ता है, इसी की वजह से बढ़ता है। अगर प्लेजर की बात करें, सेक्सुअल बिहेवियर, लव एवर हेट जो आजकल के कर रहे हैं, वो भी लिम्बिक सिस्टम कराता है। ठीक है, इसको सीरियसली मत लेना, हाँ सिर्फ इतना याद कर लीजिए। ठीक है, मिड ब्रेन की बात करते हैं। अभी हमारा जो फोर ब्रेन है वो ख़त्म हो गया, अभी हम मिड ब्रेन में आ जाते हैं। जो मिड ब्रेन है वो स्मॉल एंड कॉन्ट्रैक्टेड होता है, ब्रेन का एक स्मॉल एंड कॉन्ट्रैक्टेड पार्ट होता है। ये लोकेटेड बिटवीन हाइपोथैलेमस और फिर थैलेमस एंड पॉन्स। पॉन्स मतलब जो हमारा हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन का पहला पार्ट जो कि पॉन्स है, तो पॉन्स और हाइपोथैलेमस के बीच में मिड ब्रेन लाई करता है।
ए कैनल कॉल्ड द सेरिब्रल एडिक्वेट पासेस थ्रू द मिड ब्रेन। एक सेरिब्रल एडिक्वेट नाम का एक कैनल है जो मिड ब्रेन के बीच में पास करते हैं। अभी हम कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो टर्म है उसके बारे में जानते हैं कि इसके अंदर दो ठो रिफ्लेक्सेस होते हैं, एक विजुअल रिफ्लेक्सेस, एक ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस। आप कोई भी चीज़ देखते हैं तो आप अगर मान लीजिए आपने उधर किसी को देखा, आपने अपने लेफ्ट साइड में किसी को देखा, तो आप जैसे उसको देखने के लिए आपका अपना सिर उधर करते हैं तो एक रिफ्लेक्स हुआ, अपना सिर उधर किया तो एक रिफ्लेक्स हुआ। उसी रिफ्लेक्स को कौन कंट्रोल करता है? हमारा मिड ब्रेन करता है, जिसे हम सुपीरियर स्कैलिकुली कहते हैं। ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस मतलब अगर आपको आपके दोस्त ने फिर आपके किसी रिश्तेदार ने बुलाया आपके नाम से, तो आप भी अपना सिर उधर करेंगे कि देखने के लिए कि उसने क्यों बुलाया, तो उसे हम इन्फेरेंट कैलिकुली कहते हैं। तो इतना ही है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। अब सेरिब्रल पेडिंकल्स की बात करते हैं। ये क्या है? ये सेरिब्रल पेडिंकल्स जो होता है वो मिड ब्रेन के पास होता है, और इसी पेडिंकल्स के मदद से फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन दोनों जॉइंट है। मतलब देखिए क्या होता है, मिड, ये देखिए ये एम मतलब ये वाला फोर ब्रेन, ये मिड ब्रेन, ये हिंड ब्रेन। मिड ब्रेन के पास पेडिंकल्स होता है, तो ये पेडिंकल्स की वजह से मिड ब्रेन हिंड ब्रेन के साथ भी कनेक्टेड है, मिड ब्रेन फोर ब्रेन के साथ भी कनेक्टेड है। अगर मिड ब्रेन फोर ब्रेन के साथ भी कनेक्टेड है, मिड ब्रेन हिंड ब्रेन के साथ भी कनेक्टेड है, तो जाहिर सी बात है फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन कनेक्टेड होंगे। आपने वो पढ़ा होगा, इफ बी इज कनेक्टेड टू ए and B is connected to C, then A is connected to C, A is connected to C, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लीजिएगा। मतलब ये होता है, अगर एक चीज़ दोनों से कनेक्टेड है तो बाकी दोनों चीज़ भी एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। इतना ही था। अभी हम हिंड ब्रेन में आ जाते हैं। हिंड ब्रेन की बात करें तो उसका जो पहला पार्ट है जो कि है हमारा सेरिबेलम, उसमें जाते हैं। जो सेरिबेलम है इसका भी ऐसे दिल टाइप का एक स्ट्रक्चर तो नहीं होता, मैंने बना दिया, क्यों बनाया पता नहीं। हाँ, जो सेरिबेलम है वो 3 लेयर से बना होता है और इसे सेरिबुलर हेमिस्फीयर कहते हैं, उसे सेरिब्रल बोलते थे। जो हमारा जो सेरिब्रम था ये सेरिबेलम है, तो इसे सेरिबुलर हेमिस्फीयर। और इसके बीच में दूसरा कलर ले लेते हैं। हाँ, इसके बीच में एक स्ट्रक्चर होता है जो कि होता है वर्मिस, ठीक है। तो इसमें भी सेम होता है। इसमें क्या होता है, देखिए बाहर का जो लेयर है वो ग्रे मैटर, अंदर का लेयर ये वाला अंदर का वाइट मैटर, और जो वाइट मैटर है वो एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम आर्बर वीटे कहते हैं। ब्रांच ट्री लाइक स्ट्रक्चर जो कि वाइट मैटर बनाता है। आप देख सकते हैं कैसे ट्री टाइप का स्ट्रक्चर तो नहीं दिख रहा, लेकिन ये बनाता है क्योंकि एक ब्रांच ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि आर्बर वीटे जिसे कहते हैं। यहाँ पे एक टर्म है, दूसरा एक कलर, हाँ यहाँ पे एक टर्म है मोस्ट कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन्स जो कि परकिंजी न्यूरॉन्स होता है। अब सेरिबेलम के फंक्शंस की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस मतलब फंक्शंस में हेल्प करता है पोस्चर और बैलेंसिंग में। तो आप जो खड़े हो रहे हैं, अब कोई भी चीज़ कर रहे हैं, कोई प्रिसीजन वाला काम कर रहे हैं, आपको कंट्रोल कर रहे हैं, आप चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, आपको एक पोस्चर चाहिए, बैलेंसिंग चाहिए। अगर आपने देखा हो कि कोई अगर बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम किया है तो ठीक से चल नहीं पाता, ऐसे हिल डुल के चलता रहता है, कभी गिर गुरा जाता है। क्यों गिरता है कि जो भी अगर अल्कोहल कंजम्पशन हुआ है तो उसके सेरिबेलम को वो हार्म करता है, इसीलिए वो अच्छे से चल नहीं पाता, उसका पोस्चर अच्छे से नहीं बना रहता, उससे बैलेंसिंग नहीं हो पाता। तो इसीलिए अगर शराब पीने से आपका सेरिबेलम डैमेज होता है, इसलिए से नो टू अल्कोहल, ठीक है। ये प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी में हेल्प कराता है। आप साइकिल चला रहे हैं तो उसमें बैलेंसिंग चाहिए, प्रिसीजन चाहिए, तो इसीलिए आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स या फिर आपने खुद भी वो क्या कहते हैं सुई के अंदर रुई डाला होगा, तो वो भी प्रिसीजन का काम है, उसमें भी सेरिबेलम हेल्प कराता है। ये सेमी सर्कुलर कैनल्स ऑफ द ईयर एंड द ऑडिटरी सिस्टम से हेल्प कराता है। हाँ, ये देखिए कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्टिविटी व्हिच इन्वॉल्व्स लर्निंग एट इनिशियल स्टेजेस। ये बहुत सारे इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ में हेल्प कराता है हमारे बॉडी के अंदर। और हम जब बच्चे होते हैं, हम जब इनिशियल स्टेजेस में होते हैं
तो लर्निंग में भी कौन हेल्प कराता है? सेरिबेलम। तो इसके बहुत सारे फंक्शंस हो जाते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ये अल्कोहल कंजम्पशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा भी गया है। ठीक है, अभी हम पॉन्स में आ जाते हैं। पॉन्स का कुछ ऐसा काम नहीं है, पॉन्स भी मिड ब्रेन जैसा है, सिर्फ कनेक्ट करने में हेल्प कराता है। ये कहाँ होता है, इसका जगह देख लीजिए, थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं। हाँ, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? एक तो सेरिबेलम में, मतलब इन फ्रंट सेरिबेलम, सेरिबेलम के पूरा सामने प्रेजेंट होगा। बिलो मेडुला ऑब्लिंगेटा, मेडुला ऑब्लिंगेटा के नीचे प्रेजेंट होगा। और अपर साइड ऑफ, ओ सॉरी बिलो मिड ब्रेन, ये मिड ब्रेन है, मैं मेडुला ऑब्लिंगेटा बोल दिया, ये मिड ब्रेन है। और एमओ मतलब मेडुला ऑब्लिंगेटा, बिलो मेडुला ऑब्लिंगेटा और अपर साइड ऑफ, फिर गलत बोल रहा हूँ मैं, बिलो मिड ब्रेन और अपर साइड ऑफ मेडुला ऑब्लिंगेटा। तो मैं थोड़ा ड्रॉफ डायग्राम बना दे रहा हूँ, अभी बना भी गया। हाँ, ये देखिए पॉन्स कहाँ प्रेजेंट होता है? सेरिबेलम के इन फ्रंट में, सेरिबेलम के सामने, मिड ब्रेन के नीचे और मेडुला ऑब्लिंगेटा के ऊपर। हाँ, ठीक है। हाँ, कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन। मैं अभी आपको बताऊंगा कि जो पेडेंकल्स, मैंने आपको बताया था कि जो मिड ब्रेन में भी पेडेंकल्स होते हैं जो हेल्प कराते हैं जोड़ने के लिए फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को। तो इसके पास भी पेडेंकल्स होते हैं जो कि है सेरिब्रल पेडेंकल्स। सेरिब्रल पेडेंकल्स क्या होते हैं कि जो सेरिब्रल पेडेंकल्स के चलते पॉन्स और सेरिबेलम जुड़े हुए हैं, और इसकी वजह से सेरिबेलम जो है वो मिड ब्रेन और मेडुला ऑब्लिंगेटा दोनों जुड़ा हुआ है। किससे? हमारे सेरिब्रल पेडेंकल्स से। इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो हम रेस्पिरेशन चैप्टर में पढ़ेंगे, इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ। इट रेगुलेट्स द ब्रीदिंग रिएक्शन थ्रू निमोटैक्सिक सेंटर। मतलब ये क्या करते हैं, हम जो भी सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो ये हमारे बॉडी को एक मैसेज देता है कि आपको ज़्यादा सांस लेना चाहिए, आपको कम सांस लेना चाहिए, या आपको मैसेज प्रोवाइड करते हैं। रेगुलेट्स द ब्रीदिंग रिएक्शन थ्रू निमोटैक्सिक सेंटर। ये कभी कभी अल्टर भी कर देता है कि आपको अगर ज़्यादा सांस लेना होगा, ये आपको अल्टर कर देगा, आप कम सांस लेंगे। मतलब ये आपके लिए कुछ अच्छा भी है, आपके लिए बुरा भी है, दोनों में ये भागीदारी है। अभी हम एमओ, चूँकि है मेडुला ऑब्लिंगेटा, उसमें चलते हैं। ये क्या करता है, ये जो मेडुला ऑब्लिंगेटा, इसका मेन जो पॉइंट है कि स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पूरा नीचे पाया जाता है। यहाँ पे कहीं मेडुला ऑब्लिंगेटा पाया जाएगा, उसके नीचे स्पाइनल कॉर्ड निकला होता है। इसका मतलब ये एक एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि इसका आउटर लेयर है वो वाइट मैटर का होता है, इनर लेयर बना होता है ग्रे मैटर से। बाकी सब में हमने क्या पढ़ा था कि जो आउटर लेयर है वो ग्रे मैटर और इनर लेयर वाइट मैटर, लेकिन इसमें उल्टा होता है, आउटर वाइट इनर ग्रे। और इस स्पाइनल कॉर्ड से सिमिलर भी होता है क्योंकि दोनों जुड़े हैं। इसके अगर फंक्शंस की बात करें तो इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ में हेल्प कराता है। कार्डियक सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर, वॉमिटिंग सेंटर, स्वेलिंग सेंटर, स्नीजिंग सेंटर। मतलब कुछ भी काम कर रहे हैं, आपका हार्ट बीट हो रहा है, ये हेल्प कराता है। आप सांस ले रहे हैं, ये हेल्प कराता है। आप उल्टी कर रहे हैं, वॉमिट कर रहे हैं, ये मतलब ये हेल्प तो नहीं कराता, ये उसको कराने में इन्वॉल्व है। आप स्वेलो कर रहे हैं कोई भी चीज़, आप स्नीज कर रहे हैं, छींक रहे हैं, तो उसमें ये मतलब जो एमओ है मेडुला ऑब्लिंगेटा, वो इसमें रिस्पॉन्सिबल है। अभी हम देखते हैं, मैं आपको बताया था कि हम वेंट्रिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारे ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स होते हैं। ये देखिए जो रेड कलर का बना हुआ है, ये ब्रेन है, दिख तो रहा नहीं लेकिन है। और इसके पास वेंट्रिकल्स होते हैं। वेंट्रिकल्स कहाँ कहाँ होते हैं? इसके 3 जगह पे वेंट्रिकल्स होते हैं। मतलब 3 जगह पे वेंट्रिकल्स होते हैं, लेकिन होते 4 वेंट्रिकल्स हैं। पहला और सेकंड वेंट्रिकल जो है वो सेरिब्रल हेमिस्फीयर में पाया जाता है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर मतलब हमारा जो सेरिब्रम, उसमें पाया जाएगा। जो थर्ड वेंट्रिकल है वो पाया जाएगा हमारे एपिथैलेमस में, जो कि हमारा फोरब्रेन का ही पार्ट है। फोर्थ वेंट्रिकल जो है वो मेडुला ऑब्लिंगेटा में पाया जाएगा। और लेकिन जो मिड ब्रेन है उसमें भी उसमें हमारा वेंट्रिकल तो नहीं होता, लेकिन एक ITER बोल के एक चीज़ होता है जो वेंट्रिकल के समान है पर वेंट्रिकल है नहीं, और इसे हम सेल्वियस भी कहते हैं। सेल्वियस ITER ईटर या फिर सेल्वियस भी कहते हैं, जो कि मिड ब्रेन पाया जाता है। मिड ब्रेन में कोई वेंट्रिकल नहीं होता। वेंट्रिकल कहाँ होता है? एक हमारे सेरिब्रल हेमिस्फीयर सेरिब्रम में पाया जाता है, एक मिड ब्रेन में पाया जाएगा और एक एपिथैलेमस में पाया जाएगा। 3 जगह पाए जाएंगे। और ये जो हमारा वेंट्रिकल है वो किससे लाइन होता है? वो लाइन होता है एक सेल से, जिसे हम एपेंडाइमल सेल्स कहते हैं। पूछा भी जाता है बहुत बार। तो ठीक है, ये देखिए फोरब्रेन में 3 ठो वेंट्रिकल होंगे, मिड ब्रेन में एक भी वेंट्रिकल नहीं होगा, हिंड ब्रेन में 1 ठो वेंट्रिकल होगा।
की तरफ आ जाते हैं और देखते हैं कि हमारा आईएस काम कैसे करता है। तो देखते हैं जो हमारा आईएस है वो एक फोटो रिसेप्टर की तरह काम करता है। फोटो रिसेप्टर मतलब वो हमारा जो भी लाइट हमारे आंखों में आता है उसे एब्जॉर्ब करता है और हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो एक फोटो रिसेप्टर की तरह काम करता है और ये प्रेजेंट कहाँ होता है, सॉकेट ऑफ स्कल कॉल्ड ऑर्बिट्स। आप देख सकते हैं कि हमारा एक स्कल है, इसके अंदर ये जो हमारा आँख जहाँ पे प्रेजेंट, हमारा आई जहाँ पे प्रेजेंट है वहाँ पे एक सॉकेट होता है, वहाँ पे स्पेस होता है, तो उसको ऑर्बिट्स कहते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा आईएस। इसका डायग्राम है, इसको हम धीरे धीरे समझेंगे, पहले हम थोड़ा जान लेते हैं। तो हमारा जो आई है वो 3 लेयर से बना हुआ है। पहला एक्सटर्नल लेयर जो कि है स्क्लेरा, मिडिल लेयर जो कि है कॉरोइड, और हमारा इनर लेयर जो कि है रेटिना। ठीक है, अब हम पहले स्क्लेरा के बारे में जानते हैं जो कि एक्सटर्नल लेयर है। एक्सटर्नल लेयर मतलब वाइट पार्ट ऑफ द आई। हमारा जो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में वाइट पार्ट होता है, सबके आईज में वाइट पार्ट होगा, वो स्क्लेरा ही बनाता है। ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू से कंपोस्ट हुआ होता है। और जो एंटीरियर पोर्शन ऑफ स्क्लेरा है वो कॉर्निया है। एंटीरियर पोर्शन फिर क्या है, ये देखिए यहाँ पे मैंने अगर एक लाइन खींच दिया तो इसकी जो लेफ्ट साइड में वो एंटीरियर पोर्शन हो जाएगा, इसकी जो राइट साइड में वो पोस्टीरियर पोर्शन हो जाएगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए एंटीरियर पोर्शन में ये वाला स्क्लेरा है, तो ये वाला कॉर्निया है, ये एक जगह से मिलके बने हैं। यहाँ पे मतलब यही चीज़ लिखा गया है उधर, जो उसका जो एंटीरियर पोर्शन ऑफ स्क्लेरा वो कॉर्निया है। मिडिल लेयर की बात करें जो कि है कॉरोइड। ये जो कॉरोइड होता है वो बहुत सारे ब्लड वेसल्स को कंटेन करता है, बहुत सारे ब्लड वेसल्स के अंदर होते हैं, और वो ब्लू कलर का होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे ब्लू पिगमेंट्स होते हैं, ब्लूइश इन कलर बिकॉज ऑफ ब्लू पिगमेंट्स आर प्रेजेंट। अब सिलेरी बॉडी और इरिस की बात करें तो जो कॉरोइड है वो आगे जाके सिलेरी बॉडी में मतलब सिलेरी बॉडी बन जाता है, बहुत पतला होकर, मतलब कॉरोइड मोटा मोटा होता चलता है, फिर लास्ट में पतला हो जाता है ताकि वो सिलेरी बॉडी बना सके। सिलेरी बॉडी का काम क्या है, सिलेरी बॉडी कंटेन करता है एक लिगामेंट जो कि है सस्पेंसरी लिगामेंट, जो कि हमारे आईज के जो लेंस है उसे आई का जो लेंस है उसे पकड़ के रखता है, उसे होल्ड करता है, और अगर टाइम आए या फिर कोई ज़रूरत पड़े तो उसका फोकल लेंथ चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए हम दूसरा येलो कलर ले रहा हूँ मैं। ये जो मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर है हमारा कॉरोइड। तो कॉरोइड आगे चलते चलते थोड़ा मोटा हो जाता है, देख सकते हैं थोड़ा मोटा हो जाएगा, और मोटा होते ही थोड़ा सिलेरी बॉडी फॉर्म करेगा। सिलेरी बॉडी जैसे ही फॉर्म करेगा उससे एक लिगामेंट चिपका हुआ है, ये आप थोड़ा देख सकते हैं, रुको मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। ये जो आप ये वाइट कलर का देख रहे हैं सस्पेंसरी लिगामेंट है। तो ये सस्पेंसरी लिगामेंट सिलेरी बॉडी से लगा होता है, तो सस्पेंसरी लिगामेंट लेंस से कनेक्टेड हुआ होता है, ये वाला है हमारा लेंस। तो वो क्या सिलेरी बॉडी का मतलब सस्पेंसरी लिगामेंट का काम क्या है, फ्लेक्सिबल होता है सस्पेंसरी लिगामेंट, it can slide the lens and can change its focal length। ये लेंस को स्लाइड कर सकता है, उसका फोकल लेंथ चेंज कर सकता है। लेंस की बात करें तो लेंस ट्रांसपेरेंट होता है, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है, और बाइकॉन्वेक्स शेप का होता है। सिलेरी बॉडी की बात तो हो गई, अब देखते हैं इरिस का काम क्या है। इरिस जो होता है वो पिगमेंटेड होता है और वो ओपेक स्ट्रक्चर बनाता है, और ये विजिबल कलर्ड पोर्शन बनाने में हेल्प करता है। मतलब आप देख सकते हैं आपके आईज में कुछ विजिबल कलर होते हैं, कुछ लोगों का ब्लैक होता है, बहुत लोगों का ब्लैक होता है, कुछ लोगों का ब्राउन होता है, कुछ लोगों का रेड ग्रीन मल्टीपल कलर्स के होते हैं। तो विजिबल कलर जो भी होते हैं वो इरिस फॉर्म करता है। और जो डायमीटर ऑफ प्यूपिल है वो रेगुलेटेड बाय मसल फाइबर्स ऑफ इरिस, जिसे आइरिडियल मसल भी कहते हैं। प्यूपिल कहाँ प्रेजेंट है वो देख लेते हैं। ये देखिए ये वाला हमारा आइरिस है, ये दो ठो आप देख सकते हैं, देख रहे हैं, और इसके जो बीच का पोर्शन है, उसके जो बीच का पोर्शन है वो हमारा प्यूपिल है। तो वही है, जो प्यूपिल है वो आइरिस से कनेक्टेड होता है, तो उसका डायमीटर चेंज कर सकते हैं। कौन चेंज कर सकता है, आइरिडियल मसल्स या फिर मसल फाइबर्स ऑफ आइरिस। तो इतना जान लिया। अभी हम चैम्बर्स के बारे में जानते हैं। ये देखिए एक हिल जा रहे हैं हमेशा। ये जो एक्वस चैम्बर है, ये विट्रस चैम्बर है। इस चैम्बर्स के बारे में जानते हैं पहले। हाँ, चैम्बर्स की बात करें एक्वस चैम्बर और विट्रस चैम्बर। एक्वस चैम्बर कहाँ प्रेजेंट होता है, स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस। ये देखिए, हाँ ये हमारा यहाँ पे बहुत मैस हो गया, थोड़ा मैं मिटा दे रहा हूँ, सब मिटा दे रहा हूँ, फिर बाद में बनाएंगे हम लोग। ओहो क्या हो रहा है आजकल। हाँ देखते हैं।
ये जो एक्वस चैम्बर है कहाँ प्रेजेंट है? यहाँ पे कॉर्निया है, यहाँ पे लेंस है, तो कॉर्निया और लेंस के बीच में प्रेजेंट है। तो यही लिखा गया कि स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस। और जो विट्रस चैम्बर है वो कहाँ प्रेजेंट होगा? लेंस और हमारे रेटिना के बीच, लेंस और रेटिना। यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा लेंस है, ये हमारा इनर लेयर रेटिना है, तो लेंस और रेटिना के बीच विट्रस चैम्बर प्रेजेंट होगा। ओके, अभी हम देखते हैं आगे। एक्वस चैम्बर में एक अल्कलाइन फ्लूइड होता है जिसे हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं, जो कि ट्रांसपेरेंट टिश्यू फ्लूइड होता है। और अगर ट्रांसपेरेंट टिश्यू फ्लूइड की बात करें तो वो दो चीज़ में डिवाइड होता है, एक तो वेनस, एक आर्टेरियल। वेनस आर्टेरियल क्या है? वेन्स कैरी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मेटाबॉलिक वेस्ट आउटसाइड फ्रॉम दिस चैम्बर। देखते हैं क्या लिखा गया यहाँ पे। एक्वस ह्यूमर जो है वो दो फ्लूइड में और ये होता है, मतलब दो फ्लूइड में और डिवाइड होता है, एक तो वेनस, एक आर्टेरियल। वेनस मतलब क्या? मतलब जो भी वेन्स, सब वेस्ट मटेरियल हमारे आइस के, कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी कुछ वेस्ट हुआ उसको इस चैम्बर से बाहर लेके जाते हैं, वो हमारे एक्वस चैम्बर से बाहर लेके जाते हैं। अगर आर्टेरियल हमारे फ्लूइड की बात करें तो आर्टेरी सप्लाई O2 एंड न्यूट्रिएंट्स टू द चैम्बर। तो वीनस वेस्ट मटेरियल को बाहर और आर्टेरियल गुड मटेरियल्स, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स को अंदर। और ये CNI, ये INL क्या लिखा गया? जो वीनस है वो कॉर्निया एंड इरिस के बीच प्रेजेंट होता है, और जो आर्टेरियल है वो इरिस और लेंस के बीच प्रेजेंट होता है। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा जूम करके दिखा दे रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगा। हाँ, ये देखिए, ये कॉर्निया है, ये इरिस है, तो कॉर्निया और इरिस के बीच वीनस प्रेजेंट होगा, ठीक है। और ये वाला, ये हमारा इरिस है, आइरिस, ये हमारा आइरिस है, ये हमारा लेंस है। तो ये बीच में जो स्पेस आप देख रहे हैं, दूसरा कलर से बना दे रहा हूँ मैं, ये जो बीच में आप स्पेस देख रहे हैं इसमें क्या प्रेजेंट होगा? आर्टेरियल प्रेजेंट होगा, इसमें आर्टेरियस आते होंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया, ये CNI कॉर्निया एंड इरिस वीनस, और ये इरिस एंड लेंस आर्टेरियल। अब देखते हैं विट्रस चैम्बर की बात करते हैं। जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट होता है विट्रस चैम्बर में, जो कि किससे बना होता है? 99% वाटर से बना होता है, सॉल्ट से बना होता है, और विट्रिन जो कि एक म्यूकोप्रोटीन है उससे बना होता है, और हाइलुरोनिक एसिड से बना होता है जो कि एक म्यूकोपॉलीसेकेराइड है। मैंने आपको बहुत बार बता रखा है ये वाला चीज़, तो ठीक है। अब देखते हैं कि होता क्या है। जो हमारा एक्वस ह्यूमर है और विट्रस ह्यूमर है, ये विट्रस चैम्बर नहीं होना चाहिए, ये विट्रस ह्यूमर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक्वस ह्यूमर लिक्विड है, यहाँ पे विट्रस ह्यूमर लिक्विड है, ठीक है। जो एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर लिक्विड है, वो सिलियरी बॉडी के ग्लैंड से सिक्रेट होता है। सिलियरी बॉडी के ग्लैंड्स ये दोनों ह्यूमर को सिक्रेट करते हैं, ठीक है। हाँ, इतना हमने जान लिया। अभी हम एक चीज़ के बारे में जानते हैं, कैनाल ऑफ स्लेम। कैनाल ऑफ स्लेम क्या है कि जो हमारा एक्वस चैम्बर है उसके अंदर एक्वस ह्यूमर है, ये आपको पता चल गया। लेकिन अगर ज़्यादा एक्वस ह्यूमर हो गया तो हमारे आंखों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। इस जो कैनाल ऑफ स्लेम है, कैनाल ऑफ स्लेम क्या करते हैं? यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे कहीं एक्वस कैनाल ऑफ स्लेम प्रेजेंट होगा। तो जब भी यहाँ पे एक्वस ह्यूमर बनना शुरू करेंगे तो यहाँ से ब्लड वेसल्स के थ्रू वो आगे चले जाएंगे, ताकि यहाँ पे ज़्यादा एक्वस ह्यूमर जमा ना हो और हमारा आँख खराब ना हो, अच्छे से हमको दिखे। तो यहीं पे सेम बताया गया कि हाँ, कैनाल ऑफ स्लेम AH एक्वस ह्यूमर, AH मतलब एक्वस ह्यूमर लीक इनटू द ब्लड कैपिलरीज एंड रीच इनटू वेन्स। सेम चीज़ें मैंने आपको बताया कि जो एक्वस ह्यूमर ज़्यादा जमा ना हो आँख के अंदर, एक्वस चैम्बर के अंदर, और वो कैपिलरीज के थ्रू बाहर चली जाए, ठीक है। ये ग्लूकोमा बोल के एक डिजीज़ है। क्या होता है, अगर हमारा कैनाल ऑफ स्लेम डैमेज हो जाए, चलना बंद कर दे, तो जो एक्वस ह्यूमर है वो तो बढ़ता जाएगा आँख के अंदर, और बाहर तो जा नहीं पाएगा क्योंकि कैनाल ऑफ स्लेम ख़राब हो गया। तो ऐसे करते करते हमारा आँख खराब होने लगेगा, हम एक दिन देख नहीं पाएंगे, और इसी को हम ग्लूकोमा कहते हैं कि इंक्रीज ऑफ एक्वस ह्यूमर एंड द डैमेज ऑफ कैनाल ऑफ स्लेम।
अगर कैमरा सिस्टम डैमेज हो गया और एक्यूरेसी हमारा बढ़ने लगा तो हमारा आँख खराब होने का चांस बढ़ जाता है, उसे हम ग्लूकोमा कहते हैं। तो ठीक है, तो हमने जान लिया। अभी हम रेटिना के बारे में जानते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट वही है। रेटिना की बात करें तो ये 3 लेयर से बना होता है न्यूरल सेल से, एक गैंग्लियन सेल्स, एक बाइपोलर सेल्स, एक फोटो रिसेप्टर सेल्स। तो ये आई का एक डायग्राम है, रफ डायग्राम। इसमें कैसे बताया गया कि देखिए, हाँ रेड कलर ले लेते हैं। ये जो बाहर का व्हाइट कलर का पोर्शन देख रहे हैं, ये तो हमारा स्क्लेरा है। व्हाइट कलर से इसलिए बनाया गया क्योंकि व्हाइट पोर्शन ऑफ आई करता है। बीच में ब्लू कलर का कॉर्ड है क्योंकि वो ब्लू पिगमेंट होता है। और रेड कलर का मैंने थोड़ा बड़ा करके रेटिना बनाया ताकि आपको दिखाई दे। ये रेड कलर का ये रेटिना है, थोड़ा कम कर देते हैं। ओहो, हाँ ये रेटिना है। अब हम देखें कि जो भी लाइट हमारे यहाँ से लेंस से आएगा वो पहले कहाँ गिरेगा। हाँ, कोई भी अगर लाइट आया तो पहले कहाँ गिरेगा, पहले गैंग्लियनिक सेल्स में गिरेगा, फिर बाइपोलर सेल्स में जाएगा, फिर फोटो रिसेप्टर सेल्स में जाएगा। लेकिन अगर गैंग्लियनिक सेल्स और बाइपोलर सेल्स उसे कुछ उनका कुछ हार्म होगा नहीं, तो सीधा उनका काम जाएगा फोटो रिसेप्टर सेल्स में। फोटो रिसेप्टर सेल्स उन्हें प्रोसेस करेंगे, सब कुछ करेंगे। फिर वो जो नर्व इम्पल्स जाएगा वो वापस से पी से बी, फिर बी से जी, फिर वापस यहाँ से जाके ऑप्टिक नर्व से वापस चले जाएंगे। हाँ, इसको अच्छे से थोड़ा इधर से देख लेते हैं। ये देखिए, ये गैंग्लियनिक सेल्स है, ये बाइपोलर सेल्स है, ये फोटोरिसेप्टर सेल्स है। जो लाइट है वो पहले यहाँ से यहाँ जाएगा, गैंग्लियनिक सेल्स से होते हुए फोटोरिसेप्टर सेल्स है। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं कि पहले कहाँ लाइट गिरता है, बाद में कहाँ लाइट गिरता है। और फिर जब प्रोसेस होके वो नर्व इम्पल्स बन जाएगा, वो वापस फोटोरिसेप्टर सेल्स से गैंग्लियनिक सेल्स में आ जाएंगे। यहाँ ऊपर से नीचे आ जाएंगे। कहाँ से आएंगे, एक तो फोटोरिसेप्टर सेल्स से गैंग्लियनिक सेल्स में, और फिर आगे आते आते वो ऑप्टिक नर्व से जब वापस हमारे ऑप्टिक नर्व से बाहर चले जाएंगे, जो भी नर्व इम्पल्स प्रोड्यूस होगा। हाँ, तो इतना तो हमने जान लिया। अभी हम फोटोरिसेप्टर सेल्स के बारे में जानते हैं, क्योंकि गैंग्लियनिक सेल्स और बाइपोलर सेल्स के बारे में हमको जानना इतना जरूरी नहीं है, लेकिन फोटोरिसेप्टर सेल्स के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटोरिसेप्टर सेल्स की बात करें तो वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो होता है रॉड्स, एक होता है कोन्स। रॉड्स जो है वो ट्विलाइट या फिर डिम लाइट विजन प्रोवाइड करता है, और कोन्स डे लाइट विजन या फिर कलर विजन प्रोवाइड करता है। अगर आप जो भी चीज़ रात को देख सकते हैं वो रॉड्स की वजह से देख सकते हैं, और आप जो भी चीज़ सुबह देखते हैं वो कोन्स की वजह से देख सकते हैं। रॉड्स की बात करें तो हमारे आइस में 100 मिलियन रॉड्स हैं, एक आई में 100 मिलियन रॉड्स हैं। और जो विज़न रॉड प्रोवाइड करता है वो होता है स्कोटोपिक विज़न, और जो विज़न कोन्स प्रोवाइड करते हैं वो होते हैं फोटोपिक विज़न। फोटोपिक क्यों, क्योंकि हम जो भी सनलाइट आता है उसे फोटो हम लेते हैं, तो इसलिए ये फोटोपिक विज़न, ये स्कोटोपिक विज़न। तो कुछ डिफरेंस हम आपको बता दे रहा हूँ। रॉड्स की बात करें तो इसमें रोडोप्सिन पिगमेंट होता है जो कि विजुअल पर्पल होता है, और ये पर्पलिश रेड कलर का होता है। और कोन्स की बात करें तो ये आयोडोप्सिन कंटेन करते हैं, और ये रोडोप्सिन पिगमेंट कंटेन करते हैं। रोडोप्सिन की बात करें जो कि पिगमेंट है हमारा रॉड का, रोडोप्सिन किन किन चीज़ से बना है। एक तो बना है हमारा ऑप्सिन से और एक रेटिनल से। ऑप्सिन एक प्रोटीन है और रेटिनल एक डेरिवेटिव है विटामिन ए का। और जो रेटिनल है वो ऑरेंज इन कलर का होता है, मतलब उसका कलर ऑरेंज होता है। कोन्स की बात करें तो 3 टाइप्स के कोन्स होते हैं इन रेस्पॉन्स टू लाइट। एक होता है रेड, ग्रीन, ब्लू। रेड का जो पिगमेंट है वो है एरिथ्रोप्सिन, ग्रीन का क्लोरोप्सिन, ब्लू का साइनोप्सिन। कैसे याद कर सकते हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपका जो रेड ब्लड सेल्स होता है उसे एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, तो इसलिए एरिथ्रोप्सिन और रेड याद कर सकते हैं। आपका क्लोरोफिल और ग्रीन पिगमेंट होता है, मतलब ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करता है, मतलब ग्रीन लाइट तो नहीं, ग्रीन कलर का होता है, तो क्लोरोप्सिन से ग्रीन याद कर सकते हैं। और ब्लू से साइनोप्सिन। यहाँ पे देखिए वेवलेंथ की अगर बात करें
तो ब्लू कलर का सबसे स्मॉलेस्ट वेवलेंथ होगा और रेड कलर का सबसे लार्जेस्ट वेवलेंथ होगा, ये आप याद कर लीजिएगा। अभी ये देखते हैं, द सेंसेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ दिस कोन्स एंड देयर फोटो पिगमेंट्स। ये बता रहे कि ये जो 3 कलर हैं इससे बहुत सारे, इनसे मिक्स होकर बहुत सारे कलर्स आपको दिखाई देते हैं। डिफरेंट कलर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ दिस कोन्स, मतलब इन तीनों कोन्स की कॉम्बिनेशन से बहुत सारे कलर्स बन सकते हैं जो कि आपको दिखाई देते हैं। और अगर ये तीनों कलर एक साथ मिल जाए तो आपको वाइट कलर दिखाई देगा। यहाँ पे नहीं लिखा गया लेकिन वाइट कलर दिखाई देगा अगर आप तीनों कलर मिल जाए तो पता ही होगा, वो आपने वहाँ पे पढ़ा होगा, कहाँ पे, वो रेनबो के कलर में, तो सेम है। अभी हम मैकेनिज़्म की बात करते हैं। मैकेनिज़्म में होता क्या है, मतलब आपको दिखाई कैसे देता है। जब भी लाइट रोडोप्सिन में पड़ता है, रोडोप्सिन क्या है, रॉड का पिगमेंट, जब भी लाइट रोडोप्सिन में पड़ता है तो डिसोसिएट हो जाता है। रोडोप्सिन 2 चीज़ों में डिसोसिएट हो जाता है, एक रेटिनल में और एक ऑप्सिन में। और जैसे ही दोनों डिसोसिएट हो जाता है तो ऑप्सिन का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है और रेटिना में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने शुरू हो जाता है। और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस शुरू हो जाएगा रेटिना में, एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और जो इम्पल्स निकलेगा उस एक्शन पोटेंशियल से वो ऑप्टिक नर्व में मतलब ऑप्टिक नर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा और एक विजुअल कॉर्टेक्स बनेगा ब्रेन में। विजुअल कॉर्टेक्स मैंने आपको बताया था मिड ब्रेन में होता है। हाँ, तो सेम है, अगर आपको कुछ दिखाई दिया, कुछ लाइट आया आपके बॉडी में, तो जो रोडोप्सिन है वो 2 चीज़ों में कन्वर्ट हो जाएगा, रेटिनल और ऑप्सिन। फिर ऑप्सिन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाने से रेटिना में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाने से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाने से तो जो भी नर्व इम्पल्स बनेगा वो ट्रांसमिटेड हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, ऑप्टिक नर्व में, और सीधा वो हमारे विजुअल कॉर्टेक्स में चले जाएगा ब्रेन के। तो इतना ही है। अभी एक और चीज़ याद कर लीजिएगा, फॉर रीसिंथेसिस ऑफ रोडोप्सिन एनिमल ब्लिंक्स इट्स आईलिड्स। हम जब भी ब्लिंक्स करते हैं ऐसे तो किस लिए करते हैं, ताकि हम हमारा रोडोप्सिन को रीसिंथेसिस कर सकें। ठीक है, मैंने अभी ये तो आपको बता दिया। तो इसी के साथ हमारा जो आया टॉपिक है वो ख़त्म हो रहा है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये थोड़ा बता दे रहा हूँ। हाँ, ये मैक्यूला हो हमेशा ऐसा हो रहा है, ये मैक्यूला लुटिया और फोविया सेंट्रलिस क्या होता है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैक्यूला लुटिया क्या है, ये एक येलोइश पिगमेंटेड स्पॉट है, येलोइश पिगमेंटेड स्पॉट है जिसके अंदर फोविया सेंट्रलिस प्रेजेंट होते हैं। फोविया सेंट्रलिस क्या होता है, इसमें सिर्फ कोन्स प्रेजेंट होते हैं, खाली इसमें रॉड्स प्रेजेंट नहीं होते, कोन्स प्रेजेंट होते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा विजुअल एक्टिविटी होता है यहाँ पे। अगर और ये थिन आउट पोर्शन, आपको जूम करके दिखा देना, रुकिए। ये देखिए, जो मैक्यूला लुटिया है वो ये वाला मैक्यूला लुटिया है। अगर हम फोविया सेंट्रलिस की बात करें तो वो क्या होता है, एक थिन आउट पोर्शन होता है मैक्यूला लुटिया का एक थिन आउट पोर्शन होता है जिसे फोविया सेंट्रलिस कहते हैं। फोविया सेंट्रलिस में रॉड प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ कोन्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसका बहुत सबसे ज़्यादा विजुअल एक्टिविटी होता है। और एक होता है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है कि जो ऑप्टिक नर्व होता है, ऑप्टिक नर्व के ठीक सामने एक स्पॉट होता है जिसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। ब्लाइंड स्पॉट में क्या होता है, फोटो रिसेप्टर सेल्स और एब्सेंट, इसमें ना रॉड होता है ना कोन्स होते हैं, कुछ नहीं होता, इसलिए यहाँ पे कुछ दिखता ही नहीं है। सिर्फ यहाँ पे ऑप्टिक नर्व होता है जिसमें जो भी नर्व इम्पल्स बनेगा, प्रोड्यूस होगा, वो हमारे पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ रेटिना से वो यहाँ से बाहर चले जाएंगे। तो ठीक है, इतना था। इसी के साथ हमारा आया जो टॉपिक है वो ख़त्म हो रहा है। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं जो कि है हमारा ईयर। तो अभी हम ईयर में आ जाते हैं। ईयर देखते हैं कि ईयर में क्या क्या होता है। तो ईयर की अगर बात करें, एक मिनट रुकिए। हाँ, अगर ईयर की बात करें तो इन्हें फोनो रिसेप्टर्स कहते हैं। आइस को फोटो रिसेप्टर्स, इन्हें फोनो रिसेप्टर्स। इनकी अगर फंक्शन की बात करें तो हम सबको लगता है कि कान सिर्फ सुनने के लिए हेल्प कराता है, लेकिन नहीं।
कान सुनने में तो कराता है, लेकिन उसके साथ बॉडी के बैलेंस, मतलब हम जो भी कर रहे हैं बैलेंसिंग का काम कर रहे हैं उसमें भी हेल्प कराता है, बॉडी बैलेंसिंग और हमारे हियरिंग दोनों में हेल्प कराता है। तो ईयर की बात करें तो इसके 3 पार्ट्स हैं, एक आउटर ईयर, एक मिडिल ईयर, एक इनर ईयर। आउटर ईयर में क्या क्या आता है, ईयर पिन्ना, ये वाला ईयर पिन्ना आप देख रहे हैं आउटर ईयर। फिर आगे आता है ईयर कैनल, जो अंदर कैनल जाता है, जिसे हम एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स भी कहते हैं। और एक होता है टिम्पेनम, जिसे हम ईयर ड्रम भी कहते हैं, कान का पर्दा जिसे आप हिंदी में कहते हैं। मिडिल ईयर की बात करें तो 3 ऑसिकल से बने होते हैं, मेलियस, इनकस, स्टेप्स। मैंने आपको लोकोमोशन मूवमेंट चैप्टर में ये बता रखा है। अगर इनर ईयर की बात करें जिसे हम लेब्रिनिथ भी कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेब्रिनिथ वर्ड याद करना, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं इससे, लेब्रिनिथ से, ठीक है। अगर इनर ईयर की बात करें तो 2 चीज़ें बना होता है, एक बोनी लेब्रिनिथ, एक मेम्ब्रेनस लेब्रिनिथ। तो ये एक डायग्राम है हमारे ईयर का, इसके पास आएंगे, पहले थोड़ा देख लेते हैं। हाँ, आउटर ईयर की बात करें तो पहला आता है पिन्ना। पिन्ना क्या होता है कि जो भी हमारा वाइब्रेशन से भी जो भी साउंड आता है हमारे एक्सटर्नल ईयर में, उसे ट्रांसफ़र कहाँ कर देता है, EAM में कर देता है, कहाँ की एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, EAM, जिसे हम ईयर कैनल भी कहते हैं। और वो उसे आगे पास ऑन करता है, कहाँ करता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, या फिर जिसे हम ईयर ड्रम भी कहते हैं। ये देखें, देयर आर मेनी फाइन हेयर्स एंड वैक्स सिक्रेटिंग ग्लैंड्स इन द स्किन ऑफ द पिन्ना एंड द मीटस। तो जो पिन्ना, जो हमारा ईयर पिन्ना है, और जो मीटस है, मीटस मतलब जो हमारा ईयर कैनल है, उसमें बहुत सारे फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और वैक्स सिक्रेटिंग ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या है, कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल्स आया तो उन्हें अंदर जाने से रोकें और सिर्फ जो साउंड वाइब्रेशंस है उसे अंदर जाने दें, ठीक है। ईयर ड्रम या फिर टिम्पेनम की बात करें तो ये स्ट्रेस्ड होते हैं, थिन होते हैं, ऑब्लिकली प्लेस्ड मेम्ब्रेन होते हैं, और ये सेपरेट्स करते हैं EC को फ्रॉम ME। EC मतलब क्या, ME मतलब क्या, मैं बता रहा हूँ। EC मतलब ईयर कैनल, ME मतलब मिडिल ईयर। हाँ, तो ये देखिए, ये हमारा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, दूसरा कलर ले लेता हूँ। हाँ, ये हमारा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, ये ईयर कैनल है, ये मिडिल ईयर है। तो ये मिडिल ईयर को और हमारा ईयर कैनल को बीच से सेपरेट करने में हेल्प कराता है। तो अभी देखते हैं हमारा नेक्स्ट देखते हैं मिडिल ईयर। देखते हैं मिडिल ईयर में 3 तो चीज़ आते हैं, 3 तो बोन्स आते हैं, मेलियस, इनकस, स्टेप्स, जिन्हें ईयर ऑसिकल्स भी कहा जाता है। ये अटैच टू ईच अदर इन ए चेन लाइक फैशन, ये एक दूसरे से एक चेन लाइक फैशन में कनेक्टेड होते हैं। ये देखिए, ये हमारा ईयर ड्रम है जो कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ये वाला मेलियस, ये इनकस, रेड कलर ले लेते हैं, पहले मेलियस, ये इनकस, ये स्टेप्स। आप देख सकते हैं कैसे चेन लाइक स्ट्रक्चर में कनेक्टेड है, और ये कनेक्टेड है ओवल विंडो ऑफ कॉक्लिया। कॉक्लिया का क्या होता है मैं आपको बताऊंगा इनर ईयर में जब हम लेब्रिनिथ पढ़ेंगे। अभी थोड़ा फैक्ट जान लेते हैं। तो जो ईयर ऑसिकल होते हैं वो एफिशिएंसी बढ़ा देते हैं, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स टू द इनर ईयर। जो भी हमारा साउंड वेव्स इनर ईयर में जाते हैं उसका एफिशिएंसी बढ़ा देते हैं हमारे ईयर ऑसिकल्स। और एक यूस्टेचियन ट्यूब कनेक्टेड होता है मिडिल ईयर से फेरिंग्स के, मतलब जो हमारा फेरिंग्स होता है यहाँ पे, वहाँ से एक यूस्टेचियन ट्यूब कनेक्टेड होता है हमारा यहाँ पे हमारा मिडिल ईयर में। क्यों? एक प्रेशर, एक अच्छा प्रेशर बनाने के लिए। आप देखते हैं कि जब आप कहीं हाई प्रेशर में जाते हैं या फिर हाई एटीट्यूड में जाते हैं, एटीट्यूड तो नहीं, हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं, तो आप देख सकते हैं आपका कान कुछ तरह के लिए बंद हो जाता है, ऐसे ऑड लगता है, और जब ऐसे नाक बंद कर देते हैं तब आपका कान खुलता है। तो ये यूस्टेचियन ट्यूब की वजह से होता है, कुछ प्रेशर अच्छे बनाने के लिए। अब हम इनर ईयर की बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है, मैं बोलूँ तो, बाकी दोनों तो बहुत इजी था। इनर ईयर की बात करें तो इसका 2 मतलब फंक्शंस है, हियरिंग और बैलेंसिंग। मैंने आपको पहले ही बता दिया। हियरिंग का काम कौन कराता है? कॉक्लिया। और बैलेंसिंग का काम कौन कराता है? वेस्टिबुलर एपैरेटस। पढ़ेंगे ये भी क्या होता है। अभी आ जाते हैं, थोड़ा अच्छे से समझेंगे कि हियरिंग में कैसे हेल्प कराता है। अगर हम इनर ईयर के स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ ऐसा दिखता है। ये उसका एनसीईआरटी का डायग्राम है हमारे इनर ईयर का।
तो वो जानने से पहले हम थोड़ा ये रफ डायग्राम के बारे में जान लेते हैं कि जो बोनी लेब्रिनथ होता है और जो मेम्ब्रेनस लेब्रिनथ होता है। तो देखते हैं, अगर हम बोनी लेब्रिनथ की बात करें तो वो किससे सराउंडेड होता है? वो पेरिलियम से सराउंडेड होता है, सराउंडेड तो नहीं, पेरिलियम से भरा होता है। और अगर मेम्ब्रेनस लेब्रिनथ की बात करें तो एंडोलियम से भरा होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर मेम्ब्रेनस लेब्रिनथ एंडोलियम से भरा है तो वो सराउंडेड किससे होगा? वो सराउंडेड किससे होगा? पेरिलियम से। तो ये दो क्वेश्चन तो इधर ही सॉल्व हो गया कि जो हमारा मेम्ब्रेनस लेब्रिनथ है वो एंडोलियम से भरा हुआ है और सराउंडेड है पेरिलियम से, और जो बोनी लेब्रिनथ है वो पेरिलियम से भरा हुआ है। तो इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए मैं ऐसे रफ डायग्राम से इजी वे में आपके लिए लेकर आया हूँ। लेब्रिनथ का जो कॉइल्ड पोर्शन है उसे कॉक्लिया कहा जाता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब देखते हैं इसको, ये डायग्राम कोई बहुत मुश्किल डायग्राम को समझने का एक ईजी सा तरीका, ये देखिए ये वाला बहुत ईजी तरीका है। यहाँ पे मैं 3 बॉक्स बनाए, क्यों बनाए? क्योंकि यहाँ पे भी 3 चेम्बर्स हैं, 1 2 3। जो पहला चेम्बर है उसे क्या कहा गया है? उसे कहा गया है स्कैला वेस्टिबुलाई, यहाँ पे लिखा गया है, दूसरा कलर ले लेते हैं SV। जो सेकंड चेम्बर है उसे स्कैला मीडिया, क्योंकि बीच में है इसलिए स्कैला मीडिया। जो तीसरा चेम्बर है उसे कहा गया स्कैला टिम्पनी, इसलिए ST स्कैला टिम्पनी। तो इसको भी आप सेम वे में लेना, ऊपर बोनी लेब्रिनथ, बीच में मेम्ब्रेनस लेब्रिनथ और नीचे बोनी लेब्रिनथ सेम है। मैंने यहाँ भी आपको बताया कि जो बोनी लेब्रिनथ है पेरिलियम से फील्ड होगा, और ML जो है एंडोलियम से फील्ड होगा और पेरिलियम से सराउंडेड होगा। इसमें भी सेम आप वैसे ही ले सकते हैं कि जो SV है स्कैला वेस्टिबुलाई, वो PL से फील्ड होगा, SM EL से, ST PL से। ये बहुत ही ईजी तरीका है याद करने का। यहाँ पे O और R क्या लिखा है मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो हमारा SV है स्कैला वेस्टिबुलाई, वो एंड्स एट ओवल विंडो, तो ओवल विंडो में एंड्स होता है। मैंने वो अपने मिडिल ईयर में अभी आपने पढ़ा, ये देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ। जो मिडिल ईयर है यहाँ पे जो आपने स्टेप्स का देखा कि स्टेप से क्या लगा, ओवल विंडो ऑफ कॉक्लिया लगा है, तो उसके स्टार्टिंग में क्या लगा होता है? स्कैला वेस्टिबुलाई। और अगर R की बात करें जो कि हमारा ST स्कैला टिम्पनी, वो राउंड विंडो में एंड होता है। तो इतना हमने जान लिया। अभी हम मेम्ब्रेन के बारे में जानते हैं। SV और SM के बीच जो मेम्ब्रेन है, मतलब स्कैला वेस्टिबुलाई और स्कैला मीडिया के बीच, ये दोनों के बीच जो मेम्ब्रेन है वो है रेसिनियर्स मेम्ब्रेन। और SM और ST स्कैला मीडिया और स्कैला टिम्पनी के बीच में जो मेम्ब्रेन है वो है बेसिलर मेम्ब्रेन। समझ आया इतना? तो ईजी है, मैं बहुत ईजी वे में आपको पढ़ा रहा हूँ। मैंने सब बता दिया, रेसिनियर मेम्ब्रेन बता दिया, स्कैला वेस्टिबुलाई, स्कैला मीडिया, स्कैला टिम्पनी, ठीक है, बेसिलर मेम्ब्रेन। ठीक है, अभी एक टेक्टोरियल मेम्ब्रेन बचा, वो देखते हैं होता क्या है। हाँ ये देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि हमारा हम लोग सुन के कैसे पाते हैं, ये उसके बारे में बताया गया है। ये देखिए नीचे बेसिलर मेम्ब्रेन है, मैं अब यहाँ पे देख सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज कर दे रहा हूँ। हाँ, बेसिलर मेम्ब्रेन कहाँ चला गया? हाँ ये देखिए, ये बेसिलर मेम्ब्रेन है। तो नीचे का पार्ट बेसिलर मेम्ब्रेन, ठीक है, उसके ऊपर ऑर्गन ऑफ कॉटाई और उसके ऊपर एक टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे बेसिलर मेम्ब्रेन, ठीक है, उसके ऊपर हमारा है ऑर्गन ऑफ कॉटाई और उसके ऊपर लाए कौन सा क्या है? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। तो ये होता क्या है, इनका काम क्या है, ये देखते हैं। सबसे नीचे वेक्टोरियल मेम्ब्रेन है, सबसे नीचे बेसिलर मेम्ब्रेन है। उसके ठीक ऊपर ये देखिए, ये वाला जो येलो कलर का है ऑर्गन ऑफ कॉटाई है। ऑर्गन ऑफ कॉटाई के अंदर, ऑर्गन ऑफ कॉटाई के ऊपर कुछ हेयर सेल्स होते हैं, ये ऑडिटरी रिसेप्टर्स कहा जाता है। इनका काम क्या है कि ये ठीक TM मतलब टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के ठीक नीचे होते हैं। और जब भी हम सुनते हैं, जब भी हम कोई वाइब्रेशंस हमारे कान में आते हैं, तो ये वाइब्रेट करने लगते हैं और जो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है वो लग जाता है, वो हमारे हेयर सेल्स में लग जाता है। और जैसे ही टेक्टोरियल मेम्ब्रेन हमारे कहाँ यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ मतलब आप देख सकते हैं, रुकिए मैं आपको अच्छे से और समझा रहा हूँ कि देखिए जो बेसिलर मेम्ब्रेन है वो पूरा स्ट्रेट है, लेकिन जब हम वाइब्रेशन सुनते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन थोड़ा सा हिलने लगता है, और जैसे ही हिलता है तो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में हिलने लगेगा और वो हेयर सेल में जुड़ जाएगा। जैसे ही हेयर सेल में जुड़ जाएगा तो एक नर्व इम्पल्स क्रिएट होगा, और वो हमारे ब्रेन के जो हियरिंग वाला पार्ट था, और जो मैं आपको थोड़ा पीछे लेके बता दे रहा हूँ कि हमने जो पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा था हमने,
कहाँ था नहीं, मिड ब्रेन में पढ़ा था ना। हाँ सॉरी, मिड ब्रेन में जरा चलते हैं। हाँ ये देखिए, ये हमारा विजुअल रिफ्लेक्सेस तो हमारे आइज़ में काम आ गया कि जब भी हमारे आइज़ में वो ऑप्टिक नर्व से जाएगा तो वो कहाँ चले जाएगा, हमारे विजुअल रिफ्लेक्सेस में जाएगा। लेकिन अगर ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस की बात करें, जो इंफीरियर कॉलिक्यूली होते हैं, तो उसमें कौन सा जाएगा, जब भी टेक्टोरियल मेम्ब्रेन हमारे हेयर सेल से जुड़ जाएगा ऑर्गन ऑफ कॉटाई के, तभी इम्पल्स क्रिएट होगा और वो सीधा जाके ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस में लग जाएगा ताकि आपको सुनाई दे। तो इतना ही दिया था इधर, कहाँ गया, हाँ ठीक है। तो हमें हियरिंग का पार्ट तो हो गया, हियरिंग कैसे आपको सुनाई देता है वो तो समझ में आ गया। अभी हम बैलेंसिंग की बात करते हैं कि हम बैलेंसिंग में आपको कैसे हेल्प कराता है। तो जो कॉक्लिया है, कॉक्लिया के ठीक ऊपर एक वेस्टिबुलर एपेरेटस होता है जो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और इसके दो पार्ट होते हैं। एक तो 3 सेमी सर्कुलर कैनल्स होते हैं और एक ओटोलिथ होता है। जो 3 सेमी सर्कुलर कैनल्स होते हैं वो डायनामिक बैलेंस में हेल्प कराते हैं और जो ऑटोलिथ होता है वो स्टैटिक बैलेंस में हेल्प कराता है। तो ये कहाँ पाए जाते हैं वो देखते हैं। ये जो सेमी सर्कुलर कैनल्स हैं ये लाइज इन बिटवीन प्लेन एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। ये प्लेन्स में पाए जाते हैं, डिफरेंट प्लेन्स में, जो कि एक राइट एंगल टू ईच अदर फॉर्म करते हैं। इनका एक सोलन बेस होता है जिसे हम एम्प्यूला कहते हैं। और ये जो एम्प्यूला है ये प्रोजेक्टिंग रीजस कुछ मतलब कंटेन करते हैं, उनके पास होता है कुछ प्रोजेक्टिंग रीजस जिन्हें हम क्रिस्टा एम्पुलरिस कहते हैं, जो कि हेयर सेल्स को कंटेन करते हैं। ठीक है, अभी हम ऑटोलिथ की बात करें तो ऑटोलिथ स्टैटिक बैलेंस में हेल्प कराता है और ये कंसिस्ट ऑफ किससे करता है, सैक्युलर एंड ओट्रिकल्स से ये कंसिस्ट करता है। और इनके पास क्या होते हैं, कुछ प्रोजेक्टिंग रीजस होते हैं जिसे हम मैक्यूला कहते हैं। और ठीक है, हम मैक्यूला कहते हैं। और जो क्रिस्टा एंड मैक्यूला है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रिस्टा, यहाँ पे मैक्यूला। ठीक है, जो क्रिस्टा एंड मैक्यूला आर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑफ द वेस्टिबुलर एपैरेटस का ये स्पेसिफिक रिसेप्टर्स है। क्रिस्टा एंड मैक्यूला आपने बहुत बार नाम भी सुना होगा, मैंने आपको बताया भी था वो इस टिश्यू चैप्टर में कि क्रिस्टा एंड मैक्यूला के बारे में। तो यही है, इनका काम ये भी कान के अंदर होते हैं और ये बैलेंसिंग में हेल्प कराते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर तो ख़त्म हो गया। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा बायोमोलिक्यूल्स का आएगा, तो उसमें हम बायोमोलिक्यूल्स के एनसीईआरटी अच्छे से कवर करेंगे। तो ठीक है, तब तक के लिए आज इतने में रखते हैं, चैप्टर तो हो गया, नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। और थैंक यू अगर आप इतने तक लेक्चर को देखे हैं तो। तब तक के लिए बाय बाय।